चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। आइए 16 प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट पे हमारा डिस्कशन चल रहा था और कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल्स के बारे में हम लोग बातचीत करना चाह रहे थे। चलो बेटा जी, कॉस्ट मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल, और ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ी बातें शुरू की थी। इसी दौरान आईकेएफ ने भी सर्कुलर इशू कर दिया है कि गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल मिल गई है नई स्कीम की। तो अब चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह आप लोग जो स्प्रिंग 26 के अटैम्प्ट दे रहे हैं वो नई स्कीम के तहत दे रहे हैं, नए सिलेबस के तहत। नए सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हैं मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि ये ज़रूरी है आपके लिए। आपके पास बेटा नए सिलेबस के अंदर दो चैप्टर वो अब आपके यहाँ से हट गए और वो FAR 2 में चले गए, एक रेशो और दूसरा EPS अर्निंग पर शेयर। अब वो दोनों या तो अगर आप पहले यहाँ पढ़ लेते तो वहां नहीं पढ़ते, अब वो डायरेक्ट आगे चलेगा, दोबारा आपको अब नहीं पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, सही है। इसके अलावा इन्होंने कुछ चेंजेस और करी है, ब्रीफली बता रहा हूँ। एक IAS है जो कि FAR 2 के अंदर अभी है, उसका नंबर है IAS 38, इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे आज हम लोग टेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग भी होती है। गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इन किस्म की चीज़ों की अकाउंटिंग कैसे करें, अब इसको ये लेके आ रहे हैं FAR 1 के अंदर। इसी तरह से एक और इंटेंजिबल होता है, उसका अलग से एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम है वेबसाइट। हम और आप वेबसाइट यूज करते हैं, वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट जब बनाते हैं ना, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है, उसका अलग से अकाउंटिंग में एक स्टैंडर्ड है वेबसाइट कॉस्ट के नाम से, वो कहलाता है SIC 32। वो SIC 32 पहले FAR 2 में था, वो भी अब यहाँ पे लेकर आ गया, मतलब वो IAS 38 और SIC 32 दोनों मिला के एक साथ पढ़ाने पड़ते हैं। तो IAS 38 पे सही बनता है सवाल, ठीक है। पॉजिटिव बात क्या है, सर ये टॉपिक पहले FAR 2 में था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पास पेपर की प्रैक्टिस ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें पहले से पता है कि, यानी हमें आपको पहले से पता है कि आईकेएफ किस किस्म के सवाल इस चैप्टर में पूछता है। प्रॉब्लम वो टॉपिक ज्यादा कर सकता है जो पहली बार सिलेबस में आया हो, पता ही नहीं है यार पूछेगा कैसे। इसी तरह से FAR 2 में एक और चैप्टर था IAS 41, एग्रीकल्चरल एसेट्स, ठीक है। और वहां पे भी वो सेक्शन A में आता था, शॉर्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का 8 मार्क्स का, इससे ऊपर इसका सवाल कभी आया नहीं, हम उसको भी यहाँ पे लेकर आ गए। इसी तरह एक और चैप्टर था जो 2021 तक हम बच्चों को पढ़ाते थे, FAR 1 में पढ़ाते थे, उसका नाम था सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहलाता था। अब वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो दोबारा लेकर आ गए, 21 तक था, 22 में हटा दिया, 22, 23, 24, 25, 3.5 साल वो हटा रहा, हम उसको दोबारा लेकर आ गए, ठीक है सर। ये कुछ चेंजेस हैं जो उन्होंने यहाँ पर की है। और एक चेंज आपके लिए पॉजिटिव वो ये आई है थोड़ी सी, जरा स्टडी टेक्स्ट और आ जाए तो और कंफर्म हो जाएगा। उसमें ये कि अभी सिलेबस में एक चैप्टर है FAR 1 में, उसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर। अगर हम इस साल कुछ गलतियां करके बैठ गए, उन गलतियों को कैसे करेक्ट करेंगे। गलतियां दो किस्म की होती हैं, एक होता है पिछले सालों की गलती अब पकड़ में आई है, एक होती है करंट ईयर की गलती। पिछले सालों की गलती को करेक्ट करने का IAS है, IAS 8, वो तो अभी भी सिलेबस में लिखा हुआ है। वो जो करेक्शन ऑफ एरर का मामला है वो सिलेबस में अलग से लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है कहीं। अब उसको किसी टॉपिक में मिलाकर रखा हुआ तो मैं कह नहीं सकता, वो जरा सा ये स्टडी टेक्स्ट आ जाएगा ना तो और क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज वो चैप्टर फिर FAR 1 से आपका खत्म हो जाएगा। हालांकि अच्छा चैप्टर था और आसान सा ही था, 4-5 क्लास में बच्चे समझ जाते थे, और हर बार पेपर उसका सवाल भी आ रहा था, शॉर्ट क्वेश्चन आना था 8 मार्क्स का, फिक्स रूल था 8 मार्क्स का, सेक्शन A में आता था, ठीक है दोस्त। हाँ, एक बात थोड़ी सी और बता दूँ आपको बेटा मैं, आपको सर जैन ने अभी क्लास शुरू की होगी शायद, फाइनल अकाउंट के बारे में एक आध क्लास उनकी हुई होगी ना। तो फाइनल अकाउंट पहले FAR 1 में ऑफिशियली नहीं था, हम बच्चों को पढ़ाते जरूर थे, उसके बगैर ना रेशो निकल सकते हैं ना बाकी आइए समझ में आएंगे आपके, पढ़ाना जरूरी था। तो जो टीचर भी पढ़ाते थे वो कुछ सवाल करवा दिया करते थे, लेकिन वो एग्जाम में सवाल के तौर पे नहीं आते थे। लेकिन अब आईकेएफ ने क्लियर करा है कि फाइनल अकाउंट का सेपरेट सवाल आएगा, ठीक है। तो आपने फाइनल अकाउंट की भी तैयारी करनी है, और ये पहली बार नहीं है, 2014 से लेकर 2022 तक फाइनल अकाउंट FAR 1 में था, सवाल भी आता था, फिर नई स्कीम में हटा दिया तो उन्होंने, पुरानी एक और नई स्कीम फिर लेकर आ गए। अब क्या कर सकते हैं सर, अब क्या बेहतर समझा उन्होंने, लेकिन बहरहाल अब ये दोबारा आ गया है। अब हमें IAS 16 के बेटा मामला पढ़ लें। चंद बेसिक बातें मैंने आपको समझाई थी, और हम लोग रीवैल्यूएशन वाले मॉडल में काम कर रहे थे। हाँ बेटा देखो, अभी तक तो आईकेएफ ने कोई मॉडल पेपर इशू नहीं करा है, जब भी कोई नई स्कीम आती है ना तो आईकेएफ एक चीज इशू करता है, कहते हैं मॉडल पेपर। 21 किस्म का हमारा मॉडल पेपर होगा। जब पिछली स्कीम 2022 में आई थी
उस पर भी मॉडल पेपर निकाला था, वो आईकेएप की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आईकेएप ने कुछ सर्कुलर निकाले थे, उसमें बताया था कि पेपर में इतने सवाल होंगे, कोई सवाल इतने मार्क्स से ऊपर का जो मैं बताया था मैंने आपको, इतने मार्क्स से कम का नहीं होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा। तो अभी तक इस बारे में कोई खास गाइडेंस, कोई सर्कुलर इशू नहीं हुआ है। अभी तो स्कीम अप्रूव हुई है लास्ट वीक ही। तो जैसे ही कोई फर्दर सर्कुलर या कोई अपडेट हमें मिलेगी, तो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, या आपको मिले हमें बता देना भाई। आप सोशल मीडिया के लोग हो आजकल, हमसे ज़्यादा एक्टिव आप लोग होते हो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। आज बेटा इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले जो कुछ मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उन सारी बातों को अगर आपको आईएएस से दिखा दूं। इसके लिए मैंने आपको एक हैंडआउट दिया है ग्रुप में भी। इस हैंडआउट के पहले कुछ पेजेस के ऊपर आप देखो थ्योरी लिखी हुई है। इस थ्योरी का एक वर्ड भी मेरा नहीं है, ये सारा का सारा ओरिजिनल IAS 16 कट पेस्ट हुआ हुआ है, सही है। और यहां से थ्योरी उठकर पेपर में कई बार आ चुकी है। इसके बाद आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है सर। कुछ मुख्तलिफ जगहों से मैंने कंपाइल किए हुए हैं, कुछ पास पेपर के हैं, कुछ FAR 1 के पास पेपर के हैं, कुछ FAR 2 के पास पेपर के हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो इस हैंडआउट को 70-75% तक तो हम IAS 16 के साथ कवर कर लेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चन रोक देंगे, उन क्वेश्चन को करते करते हमें 4 से 5 महीने लग जाएंगे। वो सर मजे, वो बेटा आईकेएम का एक ट्रेंड है कि पेपर में इस वक्त वो एक सवाल ऐसा बना के डालता है जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टैंडर्ड्स मिलाकर सवाल बनाता है। उनमें मेन काम IAS 16 का होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और स्टैंडर्ड भी मिला देता है। अब जब तक वो और स्टैंडर्ड नहीं पढ़ोगे सवाल कैसे करोगे? जैसे मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। आप हैंडआउट का लास्ट क्वेश्चन निकालो। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है कैल्विन क्लाइन के नाम से, और ये लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है, स्प्रिंग 25 में आया था मार्च के अंदर। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये तो अपना ही चैप्टर है, पीपी का नोट बनाना है। सारा डेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का दिया हुआ है, लेकिन बीच में पॉइंट नंबर 2 डाल दिया IAS 36 का, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। 3 मशीनें हैं, इनका इम्पेयरमेंट टेस्ट करवाना है। तो ज्यादा काम IAS 16 वाला करना है, कुछ काम 36 वाला करना है। जब 36 पढ़ा ही नहीं है तो सवाल कहाँ से करेंगे? इसी तरह से आप आ जाओ एक और क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो हैंडआउट का, ऑटम 23 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा हुआ है प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है सब भी IAS 16 का सवाल है, लेकिन इसके पॉइंट नंबर 3 को देखो। पॉइंट नंबर 3 में सेकेंड लाइन देखो, हाउ एवर वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट। बस कहानी खराब हो गई। कोई वेयर हाउस है किराए पर दे रहा है, ऐसा समझो ये बिल्डिंग है, TSA वाले किसी को किराए पे दे रहे हैं, TSA की बिल्डिंग है किसी को किराए पे दे रहे हैं। अब ये बन गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बीच में आ गया IAS 40, हमारा एक अलग चैप्टर है। और जब तक IAS 40 नहीं पढ़ेंगे ये सवाल पूरा का आधा हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। 21 स्प्रिंग 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, 17 मार्क्स का सवाल पेपर में आया। अच्छा भला काम चल रहा था IAS 16 का। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ऑन 1 June 2021 कंपनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, अगला पैरा देखो, दीज पेमेंट वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। पॉइंट नंबर A, शॉर्ट टर्म लोन। बात खराब हो गई, क्या मतलब सर? कोई बिल्डिंग बना रहा है बैंक से लोन लेकर, ठीक है सर, बिल्डिंग बना रहा है बैंक से लोन लेकर। जैसे ही इसने बैंक से लोन लिया, बीच में आ गया IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक हमें यह समझाता है कि अगर आप लोन लेकर किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन करोगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करोगे, उस इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कैसे करोगे। ठीक है सर। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 FAR 1 में आया हुआ सवाल है, ऑटम 21 के अंदर। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो, लैंड इन January 19
गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू कंपनी, बीच में आ गई गवर्नमेंट, IS-20 बीच में आ गया, कौन सा, गवर्नमेंट ग्रांट्स। कभी कभी गवर्नमेंट कंपनीज को इमदाद देती है, अगर वो इमदाद देती हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो वो सवाल जो सिर्फ IS-16 के हैं वो मैं सारे करा दूंगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड आगे बढ़ते चले जाएंगे हम फिर कुछ सवाल को उनके साथ मिक्स करके पढ़ते जाएंगे। बात समझ आ गया इसको बेटा? चलो दोस्त, अब जो कुछ मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, ये सारी बातें ओरिजिनल IS-16 में कैसे बताई गई हैं, आप जरा उनको देख लो। हैंडआउट का पेज नंबर 1 निकालो, हेडिंग आ रही है मेजरमेंट एट रिकग्निशन। ये हेडिंग मैं आपको लास्ट क्लास में कहा था, लिख के समझाई थी। ये देखिए, ये मैंने लास्ट क्लास का लेक्चर, अगर भूले ना हो तो। ये हेडिंग सर मेजरमेंट एट रिकग्निशन। रिकग्निशन में बताया था रिकॉर्ड करने को कहते हैं, और मैंने कहा था कि कोई भी पीपी पहली बार आएगा किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। अब मैं ऐसी मजाक में बात करूँ, अब भाई आपके कहने से हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड क्यों करें किसी भी पीपी को, भाई मेरे कहने से नहीं करो, IS में लिखा हुआ है, अब IS से पढ़ लो। Measurement and recognition. An item of property, plant and equipment that qualify for recognition as an asset shall be measured at its cost. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कोई भी आइटम जब भी पहली बार आएगा हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। बिल्डिंग लाओ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, फर्नीचर लाओ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, नई मशीनें लगाओ पहली बार कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। फिर यहाँ पे जहन में सवाल आता है, तो भाईजान ये कॉस्ट होती है क्या है? इसके लिए मैंने एक जुमला कहा था, कॉस्ट को निकालना बच्चों का खेल नहीं है। थोड़ा आपको आइडिया दे रहा, कुछ डर डर से कहते हैं आप लोग। आप गौर से देखो, यहाँ पे हेडिंग आ रही है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लंबी कहानी लिखी हुई है कि कौन कॉस्ट में आएगा कौन कॉस्ट में नहीं आएगा, जिसकी समरी आपने PRC में सुनी थी। यहाँ को थोड़ा और एडवांस लेवल पे करना है। मैंने कहा फिलहाल कॉस्ट को साइड में करो, बाद में बातें करेंगे। पेज नंबर 2 पे आ जाओ। फिर मैंने लास्ट क्लास में ये हेडिंग लिखी थी, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, और दो नाम लिखवाए थे, कॉस्ट वाला मॉडल और रीवैल्यूएशन वाला मॉडल। अब यही बात हमारे स्टैंडर्ड में कैसे लिखी हुई है, तो पेज नंबर 2 के लास्ट में आपके पास हेडिंग आ रही है मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। एन एंटिटी शेल चूज ईदर द कॉस्ट मॉडल और द रीवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी and shall apply that policy to an entire class of property, plant and equipment. चॉइस है, एंटिटी शेल चूज, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपकी मर्जी है, आप अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रख लो, आपकी मर्जी है किस पे रख लो, रीवैल्यूएशन मॉडल पे। शेल चूज, चॉइस इज योर्स, ठीक है। लेकिन जिसको भी चूज करो उसको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बना लेना। क्या बना लेना? पॉलिसी। भाई हमारी पॉलिसी है, हम तो अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे दिखाते हैं, या इस तरह बोलना, भाई हमारी पॉलिसी है हम अपने एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाते हैं। लेकिन जो भी पॉलिसी सेलेक्ट करो, सेलेक्ट, वो एंटायर क्लास ऑफ पीपी पर अप्लाई कर देना। एंटायर क्लास लिखा हुआ लास्ट में, एंटायर क्लास ऑफ पीपी। इस बात को मैंने आपको इस तरह समझाया था, एक बिल्डिंग को रीवैल्यू करोगे, कंपनी की सारी बिल्डिंग्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा। एक फर्नीचर को रीवैल्यू करोगे, पूरे फर्नीचर को रीवैल्यू करना पड़ेगा। अलग ही बात। और आगे चलो, पेज नंबर 3 पे आओ। अभी सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा दी थी आपको। अब यहाँ समझा रहा है ये कॉस्ट मॉडल क्या होता है भाई। पहले बोर्ड पे देखो मैंने क्या लिखा था लास्ट क्लास में। मैंने इसमें लिखा था किसी भी एसिड को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो, फिर उसी कॉस्ट को वक्त के साथ डेप्रिशिएट करते रहो, और अगर जरूरत हो तो इम्पेयर कर दो। IS-36 के तहत पता चल जाएगा अब वो कितने का बचा हुआ है। अब यही बात IS में लिखी हुई है। कॉस्ट मॉडल लिखा हुआ है, आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसेट एंड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी कैरीड एट इट्स कॉस्ट लेस accumulated depreciation and any accumulated impairment losses। जो उसने थ्योरी में बताया मैंने उसको लिख दिया एक फॉर्मूले की शक्ल में। अगर आप इस तरीके से अपने एसेट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो ये तरीका क्या कहलाता है? कॉस्ट वाला मॉडल। कौन सा मॉडल? कॉस्ट वाला मॉडल। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आसान है, बहुत आसान है ये मॉडल।
इसलिए मैं बताया था कि दुनिया के अंदर मोर देन 97% कंपनी रिसर्च कहती है इस मॉडल को फॉलो करती है। इसलिए नहीं या ये मॉडल कोई बहुत 30 मार खान है, नहीं। क्या है? सिंपल टू ऑपरेट, आसान वाला काम करो, जान छुड़ाओ। क्या जरूरत है बिला वजह रीवैल्यूएशन की चक्करबाजी में उलझने की? अब दूसरा ऑप्शन भी है, आप चाहो तो एसेट को रीवैल्यू कर लो। और मैंने बताया था आपको, जब रीवैल्यू करोगे तो ऑप्शन ये है कि रीवैल्यू करके आप उसको इस वक्त की किस पे ले जाओ, फेयर वैल्यू पे ले जाओ। याद आ रहा है कुछ? किस पे ले जाओ? फेयर वैल्यू पे ले जाओ। जब आप किसी एसेट को रीवैल्यू करते हो और रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे लेके आना चाहते हो अगर, तो पहला सवाल, क्या IAS 16 हमारा स्टैंडर्ड कानून इस बात की इजाजत देता है? अगर ये अभी कह दे खबरदार किसी ने रीवैल्यू करा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये खुद सिखाने जा रहा है हाँ रीवैल्यू करने की इजाजत है। अब आ जाओ इसी पेज के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल वाली हेडिंग पे। After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment whose fair value can be measured reliably shall be carried and revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. आप अगर चाहो तो एसिड को रीवैल्यू भी कर सकते हो, लेकिन लिखा हुआ है उस एसिड को रीवैल्यू करना हुज फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। हमें रिलायबल फेयर वैल्यू चाहिए। यही बात मैंने बोर्ड पे लिखी थी लास्ट क्लास में। हमें फेयर वैल्यू चाहिए, कौन सी वाली चाहिए? रिलायबल फेयर वैल्यू चाहिए। बताया था आपको, रिलायबल फेयर वैल्यू निकालने के लिए हम किसको बुलाते हैं? प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलवाते हैं। ठीक है सर। वैल्यूअर का बारे में सवाल में आईकेब हमेशा बताता है। जैसे कैसे बताता है, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3 देखो। The results of revaluations carried out during the last 3 years by Premier Valuation Service, an independent firm of valuer, are as follows. ठीक है सर। कह रहे हमने 3 बार रीवैल्यू करवाया और तीनों बार किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाया। और कौन था वो वैल्यूअर, उसका नाम बता दिया। उसका नाम था प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विस। तो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी रीवैल्यू करवाने के लिए किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलवाना पड़ता है। चलें सर। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं कर पाओगे। सवाल आपका सही कर नहीं पाओगे। लिखा हुआ है हर साल रीवैल्यू कर रहा है। अब शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो गया ना। अगर वैल्यूअर को 100 रुपए दिए, उसका फायदा 1 साल उठाया, फिर अगले साल रीवैल्यू कर लिया, फायदा 1 साल। जो खर्चे शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं वो तुम डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐड करवाना भी चाहो, फिगर कभी सवाल में होती ही नहीं, कितने पैसे दिए। ठीक है सर, कैसे ऐड करोगे? नहीं, वो भी डिपेंड करता है कि मोर देन 1 ईयर बेनिफिट है भी या नहीं। हाँ तो फिर कर सकते हैं। चलें सर जी। अब आइएगा पेज नंबर 4 पे। हेडिंग आ रही है डेप्रीसिएशन। नहीं याद नहीं है, सॉरी सॉरी। अब ये मैं रीवैल्यूएशन की बात करेंगे। पेज नंबर 3 पे रहो और पेज नंबर 3 के ऊपर लास्ट हेडिंग पर आओ, क्लास ऑफ एसेट्स। If an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of PPE to which that asset belongs shall be revalued. और यही बात मैंने लास्ट क्लास में बोर्ड पे लिखी थी कि अगर कोई भी आइटम रीवैल्यू होगा, कोई भी एसेट, पूरी क्लास ऑफ एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा। जैसे फिर समझो बात को मजाक में, मैंने क्लास में आते ही क्या बोला? सर इकबाल की क्लास नहीं होगी, लेकिन मेरी क्लास 11:30 तक एक्सटेंड होगी। सही है, मतलब टाइम टेबल रीवैल्यू हो गया, टाइम टेबल चेंज हुआ है। ये मतलब हुआ ना। लेकिन किसी खास बच्चे के लिए नहीं, पूरे B1 के लिए। पूरे B1 की क्लास सर माजिद की आधे घंटे एक्सटेंड होगी। दूसरे अल्फाज में पूरे B1 की क्लास जो 12 बजे शायद ऑफ होनी थी, और 11:30 बजे ऑफ हो जाएगी।
तो रीवैल्यू करोगे तो उस जैसी मिलती जुलती तमाम चीजों को रीवैल्यू करना पड़ेगा, वरना मत करो। अगली लाइन में आ जाओ। A class of property, plant and equipment is a grouping of assets of a similar nature and use in an entity operation. The following are examples of separate classes. ये बारी मैंने आपको लिख के समझाई थी कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एसिड की क्लासेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर एसिड्स, मिलते जुलते एसिड का ग्रुप बना दो। जैसे बिल्डिंग एक अलग ग्रुप बना दिया, व्हीकल एक अलग ग्रुप बना दिया, मशीन्स एक अलग ग्रुप बना दिया। अब जितनी भी बिल्डिंग आती जा रही है उसी ग्रुप में डालते जाओ, जितनी भी मशीन आती जा रही है वो मशीन वाले ग्रुप में डालते जाओ। अब क्या होंगे? अलग अलग ग्रुप बन गए, अलग अलग ग्रुप। अब मैं सोच रहा हूं एक बिल्डिंग को रीवैल्यू कर लूं, तो भाई दोनों बिल्डिंग को करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता तुम्हारे पास दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे, एक बिल्डिंग रीवैल्यूएशन पे, ये अलाउ नहीं है। सोच रहा हूं बिल्डिंग को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखूं और व्हीकल को कॉस्ट मॉडल पे, ये चलेगा? ये चलेगा? ये मैं वही बात कर रहा हूँ। आप हो B1, एक और B1 भी था, अभी खत्म करा है मैंने, आज उनकी ऑफ है, आज उनका वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप के लिए आए हैं। ठीक है, अब बहुत फर्क देखो। एक B1 आप हो, आप सीखने के लिए आए हो, वो रिवाइज करने के लिए आए। उनका टाइम टेबल अलग है, आपका टाइम टेबल अलग है। बात नहीं समझ आपके बेटा? तो लाजमी नहीं है, लेकिन ये नहीं कर सकता कि आप जैसे बच्चों को जो B126 के एडमिशन वाले हैं और आधों को ऑफ कर दूं, आधों को क्लास, ये नहीं कर सकता। करूंगा क्लास सबकी करूंगा, नहीं करूंगा किसी की नहीं करूंगा। देखिए, आपके लिए अभी इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। आप बोलो भाई थ्योरी पढ़ा रहा है, यार थ्योरी नहीं है, ये उठा के सवाल बना देता है। IS 8 में सवाल आया, IS 8 मैं नहीं पढ़ाना है। कंपनी के बाद दो बिल्डिंग थी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग। पिछले साल रीवैल्यू करने गए, ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी हुई थी, मैनेजमेंट खुश हो गई। फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू गिरी हुई थी, मैनेजमेंट दुखी हो गई। क्या बोला? जिसकी वैल्यू बढ़ी हुई है उसको रीवैल्यू कर दो, जिसकी वैल्यू गिरी हुई है उसको छोड़ दो। हमारे अकाउंटेंट ने ये पेज पढ़े नहीं थे, उसको पता ही नहीं, उसने कहा मैनेजमेंट ने बोला कर दो। उसने एक बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया, एक को नहीं करा। 2 साल बाद उसने IS 16 पढ़ लिया, उससे गलती का एहसास हो गया। ये तो अलाउ ही नहीं IS 16 के अंदर। करना था तो दोनों को करना था, नहीं करते तो दोनों को नहीं करते। अब एक बिल्डिंग 2 साल से गलत चली आ रही है। सवाल बन गया IS 8 के मुताबिक अब 2025 में इस गलती को कैसे करेक्ट करोगे? हमारा को टाइम मशीन तो नहीं है ना कि बैक डेट में जाके चीजों को मिटाकर आ जाए। अब जो भी गलती सही होगी कब होगी? 25 में होगी ना, इस साल होगी। कैसे करोगे? IS 8 कहता है ये काम मैं सिखाता हूँ कि पुरानी गलतियां जब पकड़ में आती हैं उनकी गलती करते कैसे। अच्छा, कोई बच्चा अभी कह दे, इतना पढ़ने के बाद बच्चा, ऐसा होता नहीं है, हर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई बच्चा अभी कह दे उस सवाल को पढ़ के, यार मेरी समझ में ही नहीं आ रहा बेचारे ने गलती क्या करी। एक बिल्डिंग को रीवैल्यू करा उसकी मर्जी, एक को नहीं कर रहा उसकी मर्जी। इसमें गलती क्या है बेचारे की? लेकिन क्या इसके लिए फिर कानून पता होना चाहिए ना, कानून क्या कहता है। लॉ पता होगा जब भी तो लॉ के मुताबिक जो चीज लॉ में हट गई, लॉ से हट गई, बस वो गलत है, और जो लॉ के अकॉर्डिंगली हो गई बस वो सही है। एक बिल्डिंग रीवैल्यू करी, ये बिल्कुल सही करा, जिसको नहीं करा वो गलत कर दिया तुमने। ठीक है सर, तो ये बन गया एक और टॉपिक हमारा बीच में। चलिए दोस्त, अब आइएगा एक और हेडिंग पे। इसी पेज के ऊपर जो रीवैल्यूएशन वाली हेडिंग थी, इसके नीचे हेडिंग है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। ये मैं आपको समझाया था। जो एक बार रीवैल्यू करेगा ताकि वो फेयर वैल्यू पे लेके चला जाए, वो बार बार रीवैल्यू करेगा, बार बार। अब बार बार कब करवाना है, इस बारे में IS क्या कहता है वही सुन लो भाई। The frequency of revaluations depends upon the changes in fair value of the items of property, plant and equipment being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required. जब आपको महसूस हो कि एसिड की फेयर वैल्यू में दोबारा कोई चेंज आ गया है, बेहतर होगा फर्दर दोबारा क्या कर लो, रीवैल्यू। एक बार तो कर लिया था, अब दोबारा कर लो। लेकिन मसला क्या था, जिसने एक बार रीवैल्यू कर लिया और आज की फेयर वैल्यू पे ले गया, तो फेयर वैल्यू कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो एक जगह पे रुकी हुई हो। फेयर वैल्यू कभी दोबारा बढ़ सकती है, फिर गिर भी सकती है। तो कहता है फ्रीक्वेंसी मेंटेन करो, फ्रीक्वेंसी। मिसाल दे रहा हूं, आज जब क्लास हमने ऑफ करी, फॉर एग्जाम्पल करेंगे, किसी बच्चे ने ऐसे पूछा, समझिए आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी,
मतलब वो जानना चाह रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में, आपकी क्लासें कितने कितने दिन के बाद हुआ करेंगी। समझ में नहीं, हम भी तो ये कह रहे हैं, आज एक बार रीवैल्यू करवा लिया, आज की फेयर वैल्यू पे ले गए, अब दोबारा कब करवाएं। उसने कहा डिपेंड करता है आइटम की फेयर वैल्यू में चेंज कब आ रहा है। भाई चेंज ये नहीं सुबह शाम चेंज आ रहा है, ठीक है। वो कहता है आगे मजीद, some item or property, plant and equipment experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating annual revaluation। यही वाला काम हमारे पेपर में सबसे ज्यादा आता है। कहता है कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो कि वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। वॉलेटाइल बेटा कहते हैं उनको, इनकी फेयर वैल्यू एक जगह रुकी भी नहीं होती, वॉलेटाइल, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी बढ़ गई गिर गई, गिर गई बढ़ गई, बढ़ गई गिर गई, खेल चलता रहता है। अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू तेजी के साथ कम ज्यादा होती रहती है, तो बेहतर होगा, वर्ड लिखा हुआ है इसमें, 10 नेसेसिटेटिंग एनुअल रीवैल्यूएशन। ऐसी चीजों को क्या कर लिया करो, हर साल दोबारा रीवैल्यू कर लिया करो। जो मैंने आपको सवाल दिखाया था क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ था, हमने 3 बार रीवैल्यू करवाया है प्रीमियर वैल्यूअर वालों से। जब आप डेढ़ पढ़ोगे ना, वो हर साल रीवैल्यू कर रहा है, कभी वैल्यू बढ़वा देगा, कभी गिरवा देगा, कभी गिरा के फिर बढ़ा देगा। ठीक है सर। आगे मजीद कहता है, सच फ्रीक्वेंट रीवैल्यूएशन आर unnecessary for item or property, plant and equipment with only insignificant changes in fair value. Instead, it may be necessary to revalue the item only every 3 or 5 years। वो आइटम्स जिनकी फेयर वैल्यू वॉलेटाइल नहीं है, कम ज्यादा तेजी के साथ नहीं होती, कहता है इतनी जल्दी जल्दी रीवैल्यू करवाने का कोई फायदा नहीं है। अगर एक बार रीवैल्यू करवा लिया है, दोबारा जब रीवैल्यू करवाना जब उनकी फेयर वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट वाजी चेंज नजर आए। फिर उसने बात को समेट दिया, क्या बोला यार, चल यार एक बार रीवैल्यू कर लिया, मैंने कहा चल यार 3 या 5 साल में दोबारा रीवैल्यू करवा ही लिया कर। 3 से 5 साल का अरसा शायद उनकी नजर में ऐसा है कि इसके दौरान फेयर वैल्यू में कोई ना कोई वाजे फर्क आ ही जाता है। ठीक है सर। अब दोबारा रीवैल्यू कब करना है, पेपर में ये चॉइस हमारे पास तो है नहीं। हमारे एग्जाम में 2 किस्म के सवाल मैंने आज तक देखे। यहाँ तो हर साल रीवैल्यू करवाता है, एक बार करवाया, अगले साल फिर करवाया, फिर करवाया, फिर करवाया, ऐसे सवाल आते हैं। बहुत होता है, मैंने ऐसे सवाल देखे हैं, हर 2 साल बाद रीवैल्यू करवाता है। आज करवाया, उसके बाद 2 साल बाद करवाया, फिर 2 साल बाद करवाया। बात वही है, हर साल कराओ जब भी वही काम करना है, 2 साल बाद कराओ जब भी वही काम करना है, करना क्या है सर, वो भी आपको नहीं पता कि वैल्यू बढ़ानी कैसे, गिरानी कैसे है, बढ़ के गिर जाए तो करना क्या है, गिर के बढ़ जाए तो क्या करना है, वो असल चीज है बेटा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीवैल्यूएशन मॉडल की, आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सिखाने जा रहा हूँ। ये अकाउंटिंग मुख्तलिफ शक्लों में पेपरों में आई हुई है। नंबर 1, सबसे आसान शक्ल, इसकी एंट्रीज आती है, 16 मार्क्स की, 15 मार्क्स की। ठीक है सर। सवाल देता है, 4-5 साल का डेटा दे देगा, बोलेगा इसमें से आप 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की एंट्री बनाओ। उसमें ऐसे खरीदने की एंट्री होती है, रीवैल्यू करने की एंट्री होती है, डेप्रिशिएट करने की एंट्री होती है, ये हिसाब किताब चेक करता है। बहुत होता है ऐसा बोलता है कि भाई देखो आपने रीवैल्यू करवाया बार बार, अब इसका नोट बनाओ। मैं आपको लास्ट अटेम्प्ट में सवाल लिखा था, प्रिपेयर अ नोट। अब वो नोट एक खास तरीके से बनता है, वो भी सीख सीख लेंगे आप। फिर इसकी तीसरी वैरायटी भी आती है, वो क्या आता है, कह रहे बार बार रीवैल्यू कर रहा है, सारी वर्किंग बनाओ, हिसाब किताब बना लो। अब जब सब हिसाब किताब बना लो, अब बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस, अब बनाओ बैलेंस शीट, छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ, पार्शियल एक्सट्रैक्ट, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस। ये रीवैल्यू करने की वजह से अब बैलेंस शीट कैसी हो जाएगी, रीवैल्यू करने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या दिखेगा, इस किस्म की बातें ही हमसे पूछता है बेटा। तो 3 वैरायटी है, या तो एंट्रीज पूछता है, या नोट्स पूछता है, या फिर हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स पूछता है। कुछ भी पूछे, इसके लिए पहले आईएएस पढ़ना पड़ेगा कि आईएएस आखिर कहता क्या है। ठीक है सर जी। अब बेटा ये काम कैसे करना है, वैल्यू बढ़ के गिर जाए, गिर के बढ़ जाए, इस सब के लिए मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ, मेरे साथ कॉपी कर ले। जब वो समझ में आ जाएगा आपके, फिर हम किसी बड़े सवाल पे आते हैं।
चले बेटा, सिंपल सा डेटा है। एक बिल्डिंग है, 2022 में परचेज करी है 40,000 की। मुझे पता है आज के दौर में 40,000 में कोई बिल्डिंग नहीं आती। ठीक है, बिल्डिंग का ख्वाब भी नहीं आता, लेकिन 12 फिगर मैं छोटी से रखता हूँ, जरा बोलने में समझाने में आसान रहे। पेपर में आता है 250 मिलियन की बिल्डिंग है, 500 मिलियन की बिल्डिंग है, वो फिर मिलियन बच्चा उलझ जाता है। ठीक है, तो छोटी फिगर होती है, जरा बोलने में समझाने में आसान रहती है। 40,000 की बिल्डिंग ली है, 30 साल की लाइफ है। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करवाना चाह रहे हैं। रेजिडुअल वैल्यू है नहीं। 22 गुजर गया, 23 गुजर गया, तो 2 साल तक तो ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे चलता रहा। 2024 के पहले ही दिन हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलवाया। उसने आके खुशखबरी सुना दी कि सर मुबारक हो, आपकी इस बिल्डिंग की वैल्यू काफी बढ़ी हुई है और इस वक्त इसकी फेयर वैल्यू चल रही है 1,08,000 रुपए की। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम अपने एसेट को जो 40,000 का था 1,08,000 पर लेकर कैसे जाए। तो इस एग्जाम्पल में दो काम करने। पहले 2 साल तक एसेट को कॉस्ट वाले मॉडल पे चलाना है। 22 में रीवैल्यू नहीं करना, मतलब कॉस्ट मॉडल। 23 में भी रीवैल्यू नहीं करना, कॉस्ट मॉडल। 24 में रीवैल्यू करना है। ठीक है सर जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जर्नल जर्नल ड्रॉ कर लें, कम से कम 2 पेजेस तक। 2 पेजेस तक, क्योंकि जहां पे सवाल रुकेगा उसके आगे भी मैंने कुछ और बातें फिर बाद में ऐड ऑन करवानी है। चलिए दोस्त, डेट वाइज काम शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2022 को आपने एक बिल्डिंग परचेज करी है। बिल्डिंग एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, आपकी मर्जी। आप उसे बिल्डिंग के नाम से डेबिट करो, आपकी मर्जी आप उसको पीपीई के नाम से डेबिट करो। ये बिल्डिंग खुद एक पीपी है। अगर कैश पे ले रहे हो, कैश क्रेडिट करो। चेक दे रहे हो तो बैंक से क्रेडिट करो। और अगर आपके पास उधार पे ले रहे हो तो पेएबल को क्रेडिट करो। कैश लिखो, बैंक लिखो, पेएबल लिखो, इससे ना मुझे फर्क पड़ता है ना एग्जामिनर को। ठीक है सर, और ना आपको पड़ेगा। क्यों समाजित? हम यहाँ पर पीपीई की अकाउंटिंग सीखने के लिए आए। पीपी को डेबिट जरूर करना, बिल्डिंग को डेबिट जरूर करना। हम बिल्डिंग के बारे में अकाउंट बताना चाह रहे हैं कि इसके साथ क्या करना है। और जब भी कोई एसेट पहली बार आता है अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट है इसकी 40,000। चलो, याद दहानी के लिए इसको मैं ऐसे लिख लो। अभी हमारा एसेट फिलहाल किस पे चल रहा है? कॉस्ट मॉडल पे। जब रीवैल्यू करेंगे वहां पे हेडिंग बदल दूंगा कि अब वो रीवैल्यू होने जा रहा है। अब ये कॉस्ट पे आ गया, इसी कॉस्ट को इस्तेमाल किए जाओ किए जाओ किए जाओ। बहुत तीर मारो, क्या करोगे? ईयर एंड पे डेप्रिशिएट कर दो। इस तरह क्या कर सकते हैं? पीआरसी में यही पढ़ा था ना बेटा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो, बहुत तो बाद में डेप्रिशिएट कर दो। नॉर्मली डेप्रिसिएशन हम रोज का रोज नहीं निकालते, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक अंदाजे का नाम है। अंदाजा रोज क्यों लगाए यार? और सच्ची बात है, ये फिगर हमें रोज चाहिए भी नहीं। मिसाल दे रहा हूं, मैंने, आप अभी पढ़ कर गए, मैंने अभी 2.5 घंटे का डेप्रिसिएशन निकाला। मान लो अच्छा निकाला। तो करना क्या है? किसी को पे थोड़ी करना है, या पे करना है? किसी को पैसे तो नहीं देने ना इसके, खाली एंट्री बनानी है। जब ये एंट्री मुझे बार बार बनानी है तो मैं रोज क्यों बनाऊं? ये अंदाजा हम पूरे साल का एक साथ लगा लेते हैं, और साल के नॉर्मली आखिरी दिन लगाते हैं। ये मैंने रिक्वायरमेंट में लिखवाया ईयर एंड दिसंबर है। अब हमारा ईयर एंड आया 31 दिसंबर। अब हम एसेट को डेप्रीशिएट करवा रहे हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेजिडुअल वैल्यू है नहीं। सर ये 40,000 की बिल्डिंग 20 साल पे डेप्रिशिएट करवा लो तो हर साल 2,000 डेप्रिशिएट हो जाएगी। कन्फ्यूजन कोई रहे नहीं, मैं जरा यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ। देखिए, मैंने क्रेडिट किया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके कुछ और नाम भी होते हैं। इसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ शाबाश, इसका एक और नाम भी होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किसी नाम से भी रिकॉर्ड करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज अ टीचर मैं रिकमेंड करूंगा आप पहला वाला नाम इस्तेमाल करो। इसमें हिकमत है, हिकमत। पहली हिकमत, आपका जो पीआरसी का स्टडी टेक्स्ट था अगर आपने पढ़ा हो, उसमें वर्ड एक्यूमुलेट समझाया है।
फिर मैंने आई कैप के जो मैनुअल पेपर आते हैं, FAR 1 के हो, FAR 2 के हो, CA फाइनल के हो, 99% क्वेश्चन जो आई कैप के आंसर आते हैं उसमें वर्ड वो एक्यूमुलेट इस्तेमाल करता है। अलाउंस का वर्ड अमूमन इंटर कॉमर्स वालों को बताया जाता है, वहां पे वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। प्रोविजन का वर्ड अक्सर A लेवल बच्चों को बताया जाता है, वो प्रोविजन का वर्ड इस्तेमाल करते हुए आ रहे होते हैं क्योंकि उनकी किताब में वही वर्ड लिखा हुआ है, और हमारे आईके की किताब में वर्ड लिखा हुआ है एक्यूमुलेट। तो बेहतर होगा आप इसी नाम से पुकारो, इस पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अलाउंस लिख देने से कोई मार्क्स कटेंगे भी नहीं, लेकिन हमारा एक ट्रेंड बन जाएगा, हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब बताइए और क्या करूं, और क्या करूं? अभी तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? पहले साल तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है सर। चलिए दोस्त, बिल्डिंग एक एसेट है, और जो एसेट है वो जाता है सॉफअप में। कैश या बैंक की मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरे चैप्टर से ताल्लुक नहीं रखता। एक्सपेंस, नाम ही उसका क्या है, एक्सपेंस, वो जाएगा सॉसी में, क्योंकि सारे रेवेन्यू सारे एक्सपेंस सॉसी में जाते हैं। एक्यूमुलेट, कॉन्ट्रा एसेट, ये सीखा ना आप लोगों ने। एक्यूमुलेट, प्रोविजन, अलाउंस, कॉन्ट्रा एसेट, ये जितने भी कॉन्ट्रा एसेट होते हैं ये जाते हैं सॉफअप में। सही है सर। तो अभी जो आपने एंट्रीज बनाई है इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन का ताल्लुक सॉसी से है, कुछ इंफॉर्मेशन का ताल्लुक सॉफअप से है। क्लियर है यहाँ तक? जनरल जन आपने 2 पेज पे बनाया ना, उन 2 पेज को तो भी ऐसे ही छोड़ दो, अब एक नए पेज पे आओ। पेपर में सवाल आता है, सॉसी बनाकर दिखाओ, एक्सट्रैक्ट छोटा सा, सॉफअप बना के दिखाओ छोटा सा। ठीक है सर, यहाँ तो अभी बहुत ही थोड़ा सा काम हमने करा है, लेकिन बार देखते हैं अगर इसी डेटा को फाइनल अकाउंट तक पहुंचाते तो कैसे पहुंचाते। सॉसी के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, इसको बेटा एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं और पार्शल भी कहते हैं, और 2000 इस साल के 22 के बना रहा हूं। एक्सट्रैक्ट समझते हो, पार्शल समझते हो, क्या होता है? अब बताओ शाबाश। नहीं, मान और अच्छी कर दो, कुछ पर्टिकुलर कुछ खास इंफॉर्मेशन को दिखाना। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आप सब मेरे सामने बैठे हुए हो, मान लो मैंने आपकी परमिशन से आप सब बच्चों की एक पिक्चर मोबाइल में की, सबकी एक साथ, आप किसी अपने घर में किसी को दिखा रहे हो कि देखो ये मेरे नए बच्चे हैं B1F स्प्रिंग 26 के, और ये वो सारे बच्चे हैं जो उस वक्त क्लास में मौजूद थे। मान लो मैं बॉयज को दिखाना चाह रहा हूँ, गर्ल्स की पिक्चर में लेना नहीं चाह रहा, मैंने वही मोबाइल जरा सा इधर डाइवर्ट करा, बॉयज की पिक्चर खींच ली। अब मैं किसी को तस्वीर दिखा के ये कह रहा हूँ ये मेरे नए सेक्शन के बॉयज वाले स्टूडेंट्स हैं, ये सारे नहीं है, उनका कुछ हिस्सा है, हिस्सा। जब आप किसी तस्वीर का कुछ हिस्सा दिखाते हो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट, जो हम कर सकते हैं। पार्शल, ये कोई मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, मुकम्मल सॉसी बनाने के लिए तो सेल भी चाहिए, है ही नहीं हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल भी चाहिए, है ही नहीं हमारे पास। हमें एक बात पता है, सॉसी में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो एक्सपेंस होता है या रेवेन्यू होता है। हमें इस पर सिर्फ एक चीज पता है, सर माजिद के एग्जाम्पल से एक इंफॉर्मेशन काबू में आ रही है, उसका नाम है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जब इस साल का सॉसी बनेगा तो उसमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जाएगा 2000 का। अब क्योंकि वो एक्सपेंस है इसलिए ब्रैकेट में जाएगा, प्रॉफिट गिराएगा। आगे आ जाओ। अगर सॉफअप बनाते और सॉफअप के भी एक्सट्रैक्ट्स या पार्शल मुख्तसर बनाते और 2022 के बनाते, फिलहाल इक्विटी में दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सर जैन की जो एक क्लास हुई थी बेटा, उसमें उन्होंने कुछ इक्विटी के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को? कुछ भी डिस्कस नहीं किया था।
शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग, यानी ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है बेटा, है ना। नहीं, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं टीचर्स के टॉपिक की आपस में कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, वही चीज कोई बार बार पढ़ाए ना, फिर बच्चा बोर हो जाता है। अब यार पढ़ तो लिया कितनी बार, आप ये भी पढ़ा रहे हैं। और अगर नहीं पता होती तो बच्चा क्या बोलता है, बताया किसी ने है नहीं, अकाउंटिंग सिखाए जा रहे हैं। बात आ गई ना समझ में। तो मुझे पता चला हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे भी थोड़ा वहां पहुंचना है। तो चंद बातें मैं बता दूंगा आपको, इतना बता दूंगा कि भाई मेरा सवाल तो कम से कम आगे बढ़े। अब आ जाओ नॉन करंट एसेट में। एसिड साइड पे नॉन करंट एसिड में सबसे पहले हम दिखाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सबसे पहले दिखाते हैं लिस्टेड कंपनी के अंदर। आप जितने बड़े सवाल भी करोगे यही दिखाओगे, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर वर्ड फिक्स एसेट मत लिखना। फिक्स एसेट प्रोफेशनल वर्ड नहीं है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इस नाम से पुकारे जाते हैं। अच्छा, अगर सवाल में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक से ज्यादा हो, जो बड़े सवाल में होते हैं, फिर तो उनकी लिस्ट बनाते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, मान लो हमारे एग्जाम्पल में तो एक ही है बिल्डिंग, तो मैं तो सिर्फ बिल्डिंग ही दिखाऊंगा। मान लो मशीन भी होती तो यहाँ लिख देता, व्हीकल भी होते यहाँ लिख देता। आ रही बात समझ में? इस मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये है नहीं मेरे एग्जाम्पल में, लेकिन बिल्डिंग तो है ना। नॉन करंट एसेट यहाँ पे जब भी दिखाए जाते हैं, हमेशा अपनी कैरिंग अमाउंट पे दिखाए जाते हैं। किसके ऊपर? कैरिंग अमाउंट, बची हुई वैल्यू पर। बिल्डिंग कह रही है मैं 40,000 की थी, मैंने कहा एक साल पहले। अब आप डेप्रिशिएट भी हो गए हो, अब आपकी वो वैल्यू नहीं है जो पहले थी। डेप्रिशिएट होने के बाद आप कितने के बच गए? 38 के। तो 40,000 वाली बिल्डिंग हमारे पास है, जो 2,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है, आज वो 38,000 की बची हुई है। फिर मजाक में बोलता हूँ, बिल्डिंग 38,000 की बची हुई है, कौन कहता है? कौन कहता है? जोर से बेटा। कॉस्ट मॉडल। कौन कहता है? कॉस्ट वाला मॉडल। तो जब ये सारी अकाउंटिंग कौन से मॉडल पे कर रहे हैं? कॉस्ट वाले मॉडल पे कर रहे हैं। कॉस्ट मॉडल यही तो कहता था, आने वाले एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो, फिर उसी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करवाते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा कितने का बचा हुआ। हमका ये तो बहुत ही आसान है भाई, यही आ जाए पेपर में। इसलिए तो नहीं आता, बहुत कम आता है, इसके मामला में बहुत कम। इसमें क्या पूछेगा? ये तो पीआरसी लेवल का काम है। असल अकाउंटिंग तो रीवैल्यूएशन के अंदर है। तो बेटा क्या हो गया? ये भी मुश्किल है। अच्छा, पूछने बुरा नहीं लगेगा आपको? अच्छा अच्छा। आता है ये, आता है, मतलब कम आता है, लेकिन इतना सीधा नहीं आता। उसमें ऐसा करवा देता है, ऐसे भी लास्ट टाइम में आया था, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। पुरानी बिल्डिंग किसी को दी, नई बिल्डिंग ले ली, या पुरानी मशीन किसी को दी, नई मशीन ले ली। अब इसमें दो चीजें मिला दी, रीवैल्यू नहीं करवा रहा। पुराने एसेट किसी को दे रहा हो, डिस्पोजल बिक गया, नया एसेट आ गया। अब आने वाले की कॉस्ट निकालो, जाने वाले का डिस्पोजल करो। फिर इसमें मिला देता है IS 68 को। 2 साल पहले मशीन बेची थी, गलती हो गई, एंट्री नहीं बनाई। आगे बात समझ में? नई मशीन लेकर आए, उसकी भी उल्टी सीधी कॉस्ट की एंट्री बना दी। 2 साल बाद गलती मिल गई, 3 साल बाद गलती मिल गई, अब गलतियों को सही करते फिरो। हमारा सिलेबस बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है उसका, कि नहीं वो मूवी आती है, ट्रेलर आता है, टीजर टीजर भी नहीं है अभी तो इसका शुरू हुआ। ये सुना है आपने कुछ होने वाला है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन इतना बता दूं, है बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेबस। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी करवाएगा ना माइंड की आपके। आप बोलोगे यार कल तक हम सीखते थे फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ताहिर की दुकान का प्रॉफिट निकालो, अकरम की दुकान का प्रॉफिट निकालो, स्टोर कैसे सवाल होते थे। यहाँ पे हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, असल पता है कहानी क्या है? यार यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ना, वो कानून के तहत कर रहे हैं। हम आईएएस पढ़ पढ़ के कर रहे हैं। तो ये आईएएस का जानना ये बहुत अच्छी बात है। पहले साल में बेटा इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है सर। चलिए, एक रिक्वायरमेंट और मिला लो, जहां मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको लिखवाई थी। प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज
एंड लेजर्स, लेजर भी मिलाऊं, बात आपको समझने में मदद हो जाएगी। एंड लेजर्स, और लेजर भी सारे नहीं, मैंने बताया रेलिवेंट एंट्रीज एंड रेलिवेंट लेजर, रेलिवेंट बनाने। मैं कैश और बैंक का लेजर नहीं खोल रहा, वो तो नॉर्मल है। मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नहीं खोल रहा, भाई वो तो खोल इस चैप्टर का है, फायदा नहीं ना बेटा, एक्सपेंस है। जिस साल एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज हो जाएगा। सारे एक्सपेंस ईयर एंड पे क्लोज हो जाते हैं ना बेटा, फायदा नहीं है। मैं सिर्फ वो लेजर खोल रहा हूँ दो, जो मेरे साथ इस एग्जाम्पल में 3 साल तक मैंने चलाने हैं। या तो मैंने मशीन का बिल्डिंग का लेजर चलाना है, या मैंने एक्यूमुलेट का लेजर चलाना है। जिस पेज पे आपने एक्सट्रैक्ट बनाए थे वो पेज ऐसे ही छोड़ दें, अभी मुझे 2 साल के एक्सट्रैक्ट और बनवाने हैं। ऐसे ही बनेगा 2023 का, और फिर असल कहानी 24 के अंदर है। ठीक है, वो पेज भी छोड़ें। अब लेजर खोल रहा हूँ दो। एक सर मैंने बनाया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और मतलब पहले पहले बिल्डिंग का, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने अभी तक जो एंट्रीज बनाई हैं दो, उनकी लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ। पहली एंट्री आपने बनाई थी बिल्डिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट, 40,000 की ये बिल्डिंग थी। फिर आपने ईयर एंड पे इसी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करवाया, 31 दिसंबर 22, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 2000 से बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई। अब पहले साल में इसके अलावा और कोई एंट्री तो थी नहीं, अब इन सब की फुटिंग एंड बैलेंसिंग कर लो। सर डेबिट साइड का सम आ रहा है 40,000, यहाँ भी आना चाहिए 40,000। 31 दिसंबर 22 को बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, और 40,000 का नजर आ रहा है। इस साल का कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन। एक्यूमुलेट एक कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट की हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। अब जो कैरी डाउन है नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन बना दें। नहीं सर, एक साल की बातें तो हो गई। एक साल के अंदर हमने एसेट की भी पोस्टिंग कर दी, और कॉन्ट्रा एसेट की भी पोस्टिंग कर दी। यहाँ तक अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि मैं आपसे पूछूं समझ में आ रहा है, ये सब आपको पहले से पता था। ठीक है ना, आगे चलो। 2023 आया, 2023 में रीवैल्यू तो करवाना नहीं है। 2023 में क्या कर दो सिर्फ, फिर डेप्रिशिएट कर दो ईयर एंड पे।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमारा एसेट फिर 2000 से डेप्रिशिएट हो जाएगा। इससे ज्यादा और कोई एंट्री 23 में बनेगी नहीं। आगे चलो, पहले लेजर में पोस्ट कर लो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, 2000 से एसेट फिर डेप्रिशिएट हो गया। इसके अलावा और कोई एंट्री तो आपने बनाई नहीं है। अब फुटिंग और बैलेंसिंग फिर कर लो। बिल्डिंग का बैलेंस तो फिर वही बचेगा। और इस साल का कैरी डाउन अगले साल का ब्रॉड डाउन बना दो। इसी तरह एक्यूमुलेट को भी क्लोज कर लो। 2000 का एक्यूमुलेट पहले से जमा था, 2000 का और आ गया, टोटल हो गया 4000 का। बैलेंस कैरी डाउन में भी 4000 बचेंगे। और जो इस साल का कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बना लो, 1 जनवरी 24। सही है यहाँ तक? चलिए दोस्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट पे आ जाओ। एक साल के एक्सट्रैक्ट तो हम बना चुके थे। अब नेक्स्ट ईयर में आ जाओ, फिर 100 बना दो। 2023 की एंट्री हमने बनाई है, 23 का 100। 2023 में फिर आ जाएगा डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस। और एक्सपेंस एक साल का 100 में आता है, 100 एक साल का बनता है। उसमें एक साल के खर्चे आते हैं और एक साल की इनकम आती है। इसी तरह अब 100 पे आ जाओ। चलिए भाई, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट में आपने फिर दिखाए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक ही एसेट आपके पास है जिसका नाम है बिल्डिंग। अब आप क्या बोलोगे? 40,000 वाली बिल्डिंग हमारे पास है जो अब तक 4000 डेप्रिशिएट हो चुकी है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट।
4,000 डेप्रिशिएट होने के बाद अब ये बिल्डिंग 36,000 की बची हुई है। 36,000 की बिल्डिंग बची हुई है कॉस्ट मॉडल के तहत। कौन से मॉडल के तहत? कॉस्ट मॉडल के तहत। अभी तक हमने उसको रीवैल्यू करिए दोस्त। अब आ जाइए बेटा हमारे मेन काम के ऊपर। इस वक्त बिल्डिंग का लेजर बता रहा है 40,000 वाली बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है, और एक्यूमुलेट का लेजर भी बता रहा है कि अब तक वो बिल्डिंग 4,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब मैंने इस बिल्डिंग को रीवैल्यू करवाना चाहा। अब मैं रीवैल्यू करने जा रहा हूं। कैसे करूं? नंबर वन, सबसे पहले तो तुम्हें रिलायबल फेयर वैल्यू चाहिए। रिलायबल फेयर वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें उसका सिर्फ ले जाने का तरीका पता होना चाहिए। मेरी एग्जांपल मैंने लिखवा दिया कि एज्यूम कर लो आज 1 जनवरी को इस वक्त इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू है 1,08,000 रुपए। ठीक है सर। अब मैं इस तरह कहता हूं, मैं भूल जाना चाहता हूं कि कभी आप 40,000 के थे। मैं भूल जाना चाहता हूं कि कभी आप 4,000 डेप्रिशिएट हुए थे। ठीक है सर। मतलब अगर मजाक में बोलूं, आज ये बिल्डिंग अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई वैल्यू से करना चाह रही है। मतलब समझो मजाक के अंदर आज बिल्डिंग का नया जन्म हो रहा है अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स के अंदर एक नई वैल्यू के ऊपर। भूल जाओ 40,000 को, भूल जाओ 4,000 को, क्या रखो आज तुम 1,08,000 के हो। लेकिन कैसे भूल जाऊं? अगर मैं उसको भुलाता हूं तो उसके लिए कोई एंट्री बनानी पड़ेगी, कोई चीजें रिकॉर्ड में लिखी हुई है। क्या करूं इसके लिए? तो इसमें पहला मसला, ये एसेट 4,000 डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है। जब हम किसी एसेट को रीवैल्यू करते हैं पहली बार, एक सवाल जहन में आता है कि उस एसेट के नाम पर अगर पहले से कोई एक्यूमुलेट पड़ा हुआ है, प्रीवियस पुराना, उस एक्यूमुलेट के साथ क्या करें? तो इसके लिए हमारे IAS 16 में दो तरीके बताएं कि जब भी रीवैल्यू करो पुराने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ इन दो में से कोई भी एक काम कर दो। दोनों का आंसर सेम आता है। आपके स्टडी टेक्स्ट में सिर्फ एक मेथड का जिक्र है। आज तक FAR 1 हो, FAR 2 हो, एक ही मेथड का नाम पेपर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको खाली वो एक सीखना है। ठीक है सर। सर वो क्या है? इसके लिए अब आप आ जाओ पेज नंबर 3 पे। चलो दोस्त अब आप आ जाओ पेज नंबर 3 पे। प्रीवियस accumulated depreciation. When an item, plant and equipment is revalued, the carrying amount of that asset is adjusted to the revalued amount. At the date of revaluation, asset is treated in one of the following way. Underline one of the following. किसी भी तरीके से कर दो, IAS कहता है सब चलेगा। हमारे सिलेबस में है बी वाला मेथड। ये पेपर में आते मैंने देखा आज तक, और बुक में जिक्र भी इसी का ही है। Accumulated depreciation is eliminated against the gross carrying amount of the asset. और इसके आगे ब्रैकेट में इसका एक नाम लिखो जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, पेपर में भी आता है, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। अब ये क्या होता है सर? ठीक है, पहले रफली समझो लिखा हुआ क्या है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एलिमिनेट। एलिमिनेट कहते हैं खत्म कर देने को। पुराने एक्यूमुलेट को खत्म करो। बोर्ड पे देखो, ये लो एक्यूमुलेट लिखा हुआ है 4,000 क्रेडिट में। मैं कहा चल भाई खत्म हो जा। खत्म करने के लिए सिंपल रूल, एक चीज लिखी हुई है क्रेडिट में, खत्म करने के लिए कहाँ लिख दो? डेबिट में लिख दो। ये ले भाई 4,000 खत्म। तू तो हो गया एलिमिनेट। खत्म हो गई बात। अब तुझे लेके कहाँ जाऊं? तू अपने अकाउंट में तो डेबिट हो गया। RENT समझ में आ रही है? एक्यूमुलेट को डेबिट करवा दो। तुझे लेके कहां जाऊं? तो आगे लिखा हुआ है अगेंस्ट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। अंडरलाइन ग्रॉस।
क्रॉस कैरिंग अमाउंट कहते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट को स्लैश स्लैश फेयर वैल्यू, नाम दोनों लिखो, कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू। इसके दो मतलब होते हैं। अभी एक मतलब समझो, इसको कॉस्ट के अगेंस्ट ले जाओ, कॉस्ट के अगेंस्ट। ये देखो एंट्री खुद ही बन गई। मैं कहा चला भाई एक्यूमुलेट, यहां पे तू डेबिट हो जा और यहां से उठ और उठकर बिल्डिंग के अगेंस्ट आ जा। ये 4,000 मैंने लाके यहां पे लिख दिए, एंट्री खुद ही बन गई। एक्यूमुलेट डेबिट, अभी समझाया भी नहीं है, बताया खाली, बताया, बताने और समझाने में बहुत फर्क है। एक्यूमुलेट डेबिट, ठीक है सर। बिल्डिंग क्रेडिट, देखो इससे होगा क्या, पहले एंट्री बनाओ फिर देखो इससे हुआ क्या। एक तीर से दो शिकार हो गए। हम आप रीवैल्यू करने जा रहे हो ना भाई, आपने 1 जनवरी 24 को पहले एक काम करना है। आपने पहले प्रीवियस, अच्छा, और अब जो काम आप सारा करने जा रहे हो, अब आप करने जा रहे हो रीवैल्यूएशन मॉडल की वजह से। हाँ बेटा, किसकी वजह से, रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यू ना करवाते ये सारा काम भी नहीं करते। अब करने क्या जा रहे हैं, प्रीवियस accumulated depreciation is eliminated entirely। हम इसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं और इसका नाम रखा जाता है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। बाकायदा पेपर में लिखा हुआ आता है कि सर रीवैल्यू करवाने के लिए ये कंपनी इस मेथड को इस्तेमाल करती है। जब ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड इस्तेमाल करोगे, अब मैं एंट्री क्या बनाऊं, जिस एसेट को बेटा रीवैल्यू करने जा रहा हो पहले तो उसके पुराने एक्यूमुलेट को खत्म करो। ठीक है सर, जब पुराने एक्यूमुलेट को खत्म करोगे, एक्यूमुलेट पड़ा हुआ है क्रेडिट के अंदर, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। हमने एंट्री बनाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, और उसको लेकर आ जाओ बिल्डिंग के अगेंस्ट, बिल्डिंग क्रेडिट। और ये एंट्री आप 4,000 से बना दो। जितना भी एक्यूमुलेट पड़ा हुआ है उसको पहले उड़ा दो, जितना भी पड़ा हुआ है, 4,000 हो, 6,000 हो, जितना भी हो। जब मैंने ये एंट्री बना दी, अब इसकी लेजर में पोस्टिंग कर रहा हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट करवाओ और इसको बिल्डिंग के अगेंस्ट लेकर आओ। एक्यूमुलेट डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। अब देखो क्या था, एक तीर से दो शिकार हो गए। वो कैसे हो गए, हमारे दो काम एक साथ निकल गए। नंबर वन, नंबर वन, एक तो पुराना एक्यूमुलेट खत्म हो गया, ये अकाउंट हमारा जीरो हो गया। ठीक है सर, ये सर बात चल रही थी, एक तीर से दो शिकार कैसे हुए देखें। एक तो पुराना एक्यूमुलेट जीरो हो गया, मजाक में बोल रहा हूँ, ये जुमला बोलना नहीं कहीं, हाँ। पुराने गुना खत्म हो गए, एक्यूमुलेट पुराने गुना खत्म, ये अकाउंट जीरो हो गया। और आज तुम अपनी बची हुई वैल्यू पे आ गए। क्या मतलब बची हुई वैल्यू, अब बिल्डिंग को गौर से देखो। डेबिट में लिखा है 40,000, क्रेडिट में लिखा हुआ है तुम्हारे पुराने गुना 4,000, पुराना एक्यूमुलेट, नेट करो 30,000। अब ये एसिड अपनी बची हुई वैल्यू पर आ गया, आज की बची हुई वैल्यू। अब इस बची हुई वैल्यू को बढ़ा दो। देखो झगड़ा ये तो कभी था ही नहीं, 40 वाली बिल्डिंग 108 की हो गई, वो 40 की है ही नहीं, 40 की कभी थी। 2 साल इस्तेमाल होने के बाद कितने की बची हुई है, 36 की बची हुई है, वो डेप्रिशिएट भी तो हुई है। तो हमने पुराने डेप्रिसिएशन को नेट कर दिया, नेट नेट। आनी बात समझ में, यहाँ पे नेट हो गया ये।
4 कितने का बच गया? 36,000 बची हुई वैल्यू। यानी आज मैंने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलवाया, मैंने इसका बोला देख यार ये बिल्डिंग देख रहा है कि मैंने 40,000 की ली थी, 4,000 में डेप्रिशिएट करवा चुका हूं, कॉस्ट मॉडल के हिसाब से ये 36,000 की बची हुई है, अब तू बता इसकी फेयर वैल्यू क्या है। उसने आगे बताया सर जिसको आप 36 का समझ रहे हैं वो आज कितने की हो गई है? 1,08,000 की हो गई है। अब 36 वाले को किस पे लाना है? 1,40,000 वाले को नहीं, 36 वाले को 1,08,000 पे लाना है, बची हुई वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है, मैं समझ आ गई मेरा? अब समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू जी। अब बेटा जब भी रीवैल्यू करते हैं या तो वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कंपैरिजन की वर्किंग बनानी पड़ती है। चलिए सर वर्किंग नंबर 1 में आ जाओ। ये वर्किंग 1 जनवरी 24 वाले दिन के लिए बना रहे हैं। जितनी बार रीवैल्यू कराऊंगा, जितनी बार, जिस दिन कराऊंगा उस दिन ऐसी वर्किंग बार बार बनाऊंगा। चलिए सर जिस दिन रीवैल्यू करवाते हैं सबसे पहले आप उस दिन की कैरिंग अमाउंट को पकड़ लो। सर ये 40,000 वाली बिल्डिंग 4,000 डेप्रिशिएट होने के बाद 36,000 की बची हुई है। जब बेटा ये 36,000 की बची हुई थी, हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुलवाया, उसने ये बताया इस वक्त फेयर वैल्यू 1,08,000 हो गई है। वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 72,000 से एसिड की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। खुशी की खबर है, वैल्यू बढ़ रही है हमारे एसिड की। एसिड की वैल्यू बढ़ना कंपनी के लिए खुशी की खबर है। अब इस बढ़ने वाली वैल्यू की भी तो कोई एंट्री बनानी पड़ेगी ना, अपने आप तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना रखे रखे। एसिड की वैल्यू इंक्रीज करनी है, इंक्रीज इन एसिड विल बी डेबिटेड, हम इसको डेबिट करो। बिल्डिंग डेबिट, रेफर वर्किंग नंबर 1। बिल्डिंग को 72,000 से डेबिट करो। अब 72,000 से कुछ क्रेडिट करवाना है। बस अब शुरू हुआ आपका FAR 1 का असर सिलेबस। ठीक है, अब एक नई चीज बेटा आएगी और पूरे सेशन में सबसे ज्यादा आपने इसी को ग्रिप करना है। बहुत आसान है लेकिन वो शक्लें बदल बदल के आती रहेगी, शक्लें बदल बदल के। ठीक है, अब इसको क्रेडिट क्या करूं? पहले जो मेरे ज़हन में आ रहा है, कॉपी नहीं करना, पहले मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन 1, यहाँ बिल्डिंग डेबिट हुई है, चलो कैश को क्रेडिट कर देता हूं। अगर कैश को क्रेडिट करता हूं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग बढ़ाने के लिए किसी को पैसे देने पड़ रहे। मैंने किसी को पेमेंट देके तो वैल्यू नहीं बढ़वाई है ना। चल इसको भी छोड़ो। दूसरा ऑप्शन पेबल क्रेडिट, ये तो ऐसा लग रहा है उधार पे वैल्यू बढ़ी है, उधार पे भी नहीं बढ़ी है। तीसरा में, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा है, सॉसी क्रेडिट। रुक जाओ, इसको नाना नहीं बोलो फौरन, सॉसी क्रेडिट अच्छा है। क्यों अच्छा है? अपने एसिड की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ गई, अपन को तो फायदा हो गया, और जितने फायदे होते हैं सारे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सॉसी में। डाल दो इस फायदे को वहां पे। जब ये कर रहा था एक सवाल जहन में आया, क्या ये फायदा रियलाइज्ड हो गया है, कमा लिया? जवाब मिला नो। एक होती है रियलाइज इनकम, समझना। आज तुम इस बिल्डिंग को बेच देते 1,08,000 का बेच देते, क्या बोलते? चल यार 72,000 कमा लिए, गेन गेन फायदा हो गया बेचने में। ये बेचा थोड़ी है। मिसाल दे रहा हूं, एक मोबाइल आपके पास है, मान लो ये मोबाइल ये कोई 36,000 रुपए का बचा हुआ है आपके हिसाब से, मोबाइल की वैल्यू 1,08,000। आप सिर्फ दिल ही दिल में क्या बोलोगे, यार वैल्यू बढ़ गई, इतनी खुशी महसूस हो रही है ना। लेकिन वो पैसे भी हाथ में थोड़ी है, रियलाइज इनकम थोड़ी है, तो उसको हम इनकम में डाल के बैठ जाए। मोबाइल तो अभी हमारे पास ही है, खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद ही क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर फिर क्या करें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अब आप बताएं।
तो जवाब मैं देता हूं। हमने अब तक टाइम जाया करा इस तीन चीजों को लिखकर। पता है क्यों? अगर लीगल बात करो, IA-16 बोलता है यार तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे पूछने के लिए। मैंने कहा तू कौन है? 16 ने फिर बोला, अबे मैं ही तो वो हूं जिसने इस रीवैल्यूएशन मॉडल को बनाया है, मैं ही तो सिखाऊंगा सर करना क्या है तुमने। तो पहली बार रीवैल्यू करा, पहली बार में वैल्यू बढ़ गई। अपना दिमाग मत लगा रहा हूं। कानून क्या कहता है इस बारे में? अब IA-16 कहता है देखो ये दो कानून है। पहले, अगर वैल्यू बढ़ रही है पहली बार में, उसका ट्रीटमेंट हमने कुछ और बनाया है। और अगर यही वैल्यू पहली बार में अगर गिरती, उसकी अकाउंटिंग कुछ और है। मगर से अभी गिरी तो नहीं, अल्लाह का शुक्र, अभी तो वैल्यू बढ़ी है। पहले बढ़ी है। अब आप आ जाओ पेज नंबर 4 के ऊपर। यहां पे हेडिंग आ रही है रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। मिल गई सर? इसका पहला बुलेट पॉइंट देखो। यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, और हर बुलेट पॉइंट के अंदर तीन तीन, दो दो रूल हैं। टोटल ये 6 रूल हैं जो शक्लें बदल बदल के पेपर में आते रहेंगे। इफ एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट is increased as a result of a revaluation, the increase shall be recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus। ये इनका भाईजान पहला ट्रीटमेंट है। अगर आपके एसेट की वैल्यू रीवैल्यूएशन की वजह से बढ़ रही है, उस बढ़ने वाली वैल्यू को आप एक नए अकाउंट में ले जाओ। सर कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसे रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कहते हैं। पाकिस्तान के कंपनी लॉ में इसको सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन भी कहा जाता है। और इसका एक तीसरा नाम भी है, वो भी लिखो, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसको कहते हैं अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ये बन जाएगा अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OCI। जैसे बेटा सॉसी बनता है, ऐसे एक स्टेटमेंट और है OCI। ये आपको सर जैन बताएंगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर। बताया था कुछ क्या? ये अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एक EPS वाला था जो डाइल्यूट प्रोडक्शन है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन एक आध सवाल आपकी बुक में प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, डिस्टागिल लिमिटेड के नाम से करवा दूंगा। जब उस सवाल को कराऊंगा तो तफसील से बात कर देंगे क्या चीज़ है ये, हम कैसे बनाते हैं। इन मीन वाइल सर जैन भी फाइनल फॉर्म में थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देंगे आपको। हमने एंट्री बनाई है बिल्डिंग डेबिट। ये तो समझ में आता है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। सरप्लस क्रेडिट। सरप्लस का सिंपल मतलब होता है इजाफा। बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा देखा गया। क्या देखा गया? इजाफा देखा गया। उस इजाफे को आप एक अलग अकाउंट में ले जाओ। ठीक है, मैं करना है क्या है इसका? तो इस पॉइंट में लिखा हुआ है एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी। फिर इसको कहां पे ले जाना भाई? इस सरप्लस को इक्विटी में ले जाना। और आप सबको पता है इक्विटी जाती है सॉफअप में। इक्विटी मतलब कैपिटल, और कैपिटल जाता है सॉफअप के अंदर। इसको आप सॉफअप में ले जाना, इक्विटी में ले जाना। अब जब मैंने ये एंट्री बना ली IS के कहने पर, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, अब इसकी लेजर में पोस्टिंग करो। ये रहा हमारा बिल्डिंग का लेजर।
बिल्डिंग को आपने 72,000 से डेबिट कर दिया और अब हमें एक नया लेजर खोलना पड़ेगा, किस नाम से? सरप्लस के नाम से। सही है सर। आपने बिल्डिंग को डेबिट करा 1 जनवरी 24, सरप्लस क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट बाय 72,000। ये अब आप देखें, हमने दो काम करे रीवैल्यू करने के लिए अभी तक। पहला काम, हमने पुराने एक्यूमुलेट को एलिमिनेट करा। दूसरा काम, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी। अब इन दोनों काम को करके हासिल क्या हुआ, ये देखिए। बस जो हम चाहते थे ना वो हो गया। जो हम चाहते थे, हम चाहते थे एसिड को रीवैल्यू कर लें और रीवैल्यू करके आज की फेयर वैल्यू पे ले आए। हम वो फेयर वैल्यू पे आ गया है। और से देखें, टेबल में लिखा हुआ है 40,000 प्लस 72, ये होगा 1,12,000। 1,12,000 माइनस 4,000 क्या बचा हुआ है? 1,08,000। और ये 1,08,000 कौन है? आज की फेयर वैल्यू। यही आप चाहते थे ना, कि एसिड रीवैल्यू होकर हमारी आज की फेयर वैल्यू पे नजर आए। हो गया आराम से काम। रीवैल्यू तो हो गया, एक नया अकाउंट खुल गया सरप्लस के नाम से। मजाक में बोल रहा हूँ ऐसी। दुआ मांगो सरप्लस से आपकी दोस्ती हो जाए। दुआ मांगो सरप्लस से आपकी दोस्ती हो जाए। क्यों माजिद? इतना मासूम सा अकाउंट तो है। ये मासूम सा दिख रहा है, ये मासूम रहेगा नहीं। ठीक है सर। ये जब आ जाता है ना, इसके आने के बाद के कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा है। इसके आने के बाद अब जो करना है वो बहुत ज्यादा काम है। लेकिन बारह वो सारा काम एक साथ तो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने हैं मैंने। हम क्या करें सर? रीवैल्यू हो गया, फेयर वैल्यू पे आ गया। अब करना क्या है? इस्तेमाल करो, और क्या करना है? पहले भी बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करते रहो। करते 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 ईयर एंड पे क्या कर दो? फिर डेप्रिशिएट कर दो, और क्या करोगे? अब हम ईयर एंड पर आ गए, फिर एंट्री बनेगी। 31 दिसंबर 24, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा भाई? जब एक बार एसेट रीवैल्यू हो जाएगा, अब जो डेप्रीसिएशन निकलेगा वो उसकी फेयर वैल्यू पे निकलेगा, माइनस रेजिडुअल वैल्यू अगर सवाल में हो तो। मेरे सवाल में तो है ही नहीं। अब डिवाइड किससे करें? अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। या तो सवाल कभी कभी आपको देगा रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ, या तो क्वेश्चन ऐसे बताएगा। मिसाल दे रहा हूँ, इसी सवाल में अगर ये बोल देता यार हमने रीवैल्यू करवाया, पता चला बिल्डिंग की लाइफ 10 साल रह गई है, मैं 10 से डिवाइड कर देता। और अगर ये ना हो तो फिर हम लेते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग लाइफ तो वर्बल निकल आएगी। रीवैल्यू करवा के आप अपने एसेट को 1,08,000 पे ले गए, रेजिडुअल वैल्यू कोई है नहीं। रिवाइज लाइफ या रिमेनिंग लाइफ, इसकी ओरिजिनल लाइफ थी 20 साल। उन 20 में से 2 साल ये ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है। जब इसको रीवैल्यू करवा रहे थे, इसकी लाइफ 18 साल बची हुई थी। 1,08,000 फेयर वैल्यू वाली बिल्डिंग का फायदा 18 साल और उठाया जा सकता है। अब इसको 18 पे डिवाइड कर लो, अब आ गया 6,000। अब आपका एसेट 6,000 रुपए से डेप्रिशिएट होगा। ये हमारा इस साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया।
यहाँ पर अभी एक एंट्री की गुंजाइश और है, कि मैं अभी फिलहाल नहीं सिखा रहा आपको, कुछ देर के बाद बात करेंगे। फिलहाल इससे ज्यादा कोई और काम अभी नहीं, फिलहाल फिलहाल। ठीक है सर, आप इन सबको उठा के कहाँ ले जाओ, लेजर में, लास्ट एंट्री को भी पोस्ट करो। चलें सर, अब लेजर को सम अप करो, लेजर की फुटिंग ऑन बैलेंसिंग। 40 + 72, 1,12,000। यहाँ भी 1,12,000 -4,000, 108। 31 December 24, बैलेंस कैरिड डाउन। सब कुछ होने के बाद बिल्डिंग अपने लेजर में 1,08,000 की बची हुई है। अब एक्यूमुलेट में आ जाओ। पहले कॉन्ट्रा एसेट है, क्रेडिट साइड का सम होगा। जी सर, कितना? क्रेडिट साइड का सम बनेगा 10,000। वो 4,000 लिखे हुए तो है ना, वो भी यहाँ भी आना चाहिए 10,000। लेकिन उस 10,000 में से 4,000 ट्रांसफर हो गए, अब कितने बचेंगे? 6,000। सरप्लस में आ जाओ। सरप्लस की नेचर अभी बताई, ये है इक्विटी, सॉफअप में जाएगा। और जितने भी इक्विटी अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस बचता है, और क्रेडिट बैलेंस बचता है। इस वक्त क्रेडिट साइड का सम आ रहा है 72,000। यहाँ भी आना चाहिए 72,000। एंड 31 December 24, बैलेंस कैरी डाउन 72,000। समझ में आ गया बेटा? अरे अभी क्या सीखा है? अभी से ये सीखा है, किसी भी एसेट को पहली बार अगर रीवैल्यू करें, पहली बार, और पहली बार में वैल्यू अगर बढ़ गई तो क्या करना है। अब देखो, वो बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, कोई भी चीज हो, अगर पहली बार रीवैल्यू करने में फर्नीचर की वैल्यू बढ़ती, जब भी यही करते। अगर सर आप बिल्डिंग नहीं होता, व्हीकल होता, जब भी काम यही करना था। कभी सिर्फ एक चीज सीखिए, एक चीज अभी से, सही है? हम आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर। भी कहा था मैंने कि एक एंट्री की गुंजाइश और बनती है, उससे उसको एडजस्ट करेंगे, बुक एडजस्ट करेंगे, और सरप्लस से एडजस्ट करेंगे। अभी उसको रोको जरा, अभी तो सरप्लस ही सुना है होता क्या है। हम लोग एक्सट्रैक्ट बना रहे थे, 2023 तक के एक्सट्रैक्ट्स तो बन चुके थे। हम 2024 के एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, पहले 100 सी। इस साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वो आ रहा है हमारा 6,000, और जो एक्सपेंस होता है वो 100 सी में चला जाता है। 100 में आ जाइए।
नॉन करेंट एसेट में आप दिखाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके पास बची हुई है बिल्डिंग। ठीक है सर। अब पुरानी सारी कहानी खत्म। सही है सर। पुरानी गुना खत्म होगा ना सर, अब नई कहानी याद रखो। रीवैल्यू करवा के आप इस बिल्डिंग को 1,08,000 की फेयर वैल्यू पे ले गए, और जब 1,08,000 पे ले गए, अब वो 6,000 डेप्रिशिएट हुई भी है। जो लेजर का बैलेंस बचता है वो बैलेंस शीट में आता है। बिल्डिंग का लेजर कैरिड डाउन कितना था? 1,08। एक्यूमुलेट का कैरिड डाउन कितना था? 6,000। जो बचता है वो बची हुई शीट बैलेंस शीट में चला जाता है। भाई जो कैरिड डाउन होते हैं वो ट्रायल में जाता है, और जो ट्रायल में बैलेंस होता है वही बैलेंस शीट में आएगा। सब कुछ होने के बाद अब ये बिल्डिंग कितने की बची हुई है? 1,02,000 की। ठीक है, फिर बोलता हूं, सब कुछ होने के बाद अब ये बिल्डिंग 1,02,000 की बची हुई है। अबे कौन कहता है? प्री वैल्यूएशन मॉडल कहता है। कौन सा मॉडल? प्री वैल्यूएशन। अगर ये कॉस्ट मॉडल, तो 40,000 वाली चीज कभी 1,02,000 की हो सकती थी? अगर ये कॉस्ट मॉडल पर होता तो 40 वाला 40 से नीचे होता ना, 40 से कम होता। इससे ऊपर कैसे जा सकता है? वो इस तरह बोले, यार तूने तो बिल्डिंग 40 की ली थी, ये 102 की कैसे दिख रही है? मैंने कहा रीवैल्यूएशन मॉडल की वजह से। हमने अपना मॉडल बदल दिया है, हमने अपना मेथड बदल दिया है। पहले इसकी अकाउंटिंग हम कॉस्ट वाले मेथड से कर रहे थे, अब इसकी अकाउंटिंग हम फेयर वैल्यू वाले मेथड से कर रहे हैं। ठीक है सर। अब जरा इक्विटी साइड पर आओ। मैंने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि क्या इक्विटी के बारे में कुछ डिस्कशन ज्यादा हुआ है, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो मैं बता देता हूँ बेटा। जब आप फाइनल अकाउंट डिटेल में पढ़ोगे, तो फाइनल अकाउंट के अंदर आप इक्विटी की डिटेल सीखोगे। ये इक्विटी कंपनीज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस में अलग से एक चैप्टर है। वो क्या है सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। याद आ रहा है? आपको पूरी स्टेटमेंट बनाना सीखनी है चेंजेस इन इक्विटी की। लेकिन बहरहाल पहले बात करते हैं इक्विटी है क्या चीज। किसी भी कंपनी में ओनर का जो पैसा भी लगा हुआ है, किसी भी शक्ल में लगा हुआ है, उन सबको हम कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं बेटा? इक्विटी कहते हैं। इक्विटी हमेशा बराबर होती है नेट एसेट्स के। किसके बराबर होती है? नेट एसेट्स के। इक्विटी हमेशा नेट एसेट्स के बराबर होती है। अब सर ये नेट एसेट्स क्या होते हैं? तो आपने अकाउंटिंग की इक्वेशन तो पढ़ी हुई है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसे आप बोलते थे। नेट एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अगर आप किसी बिजनेस के टोटल एसेट में से उसकी टोटल लाइबिलिटीज को माइनस, जो बचेगा वो नेट एसेट्स कहलाता है। हमारे पास आज 100 रुपए के टोटल एसेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल। हमारे पे टोटल लाइबिलिटी 60 रुपए की मौजूद है, तो आज हमारे पास नेट एसेट कितने के? 40,000 के। 100 रुपए के एसेट है, आज सब कुछ बेच दूं, 100 रुपए का बिकेगा। जब बेच के पैसे आएंगे, पहले अपनी लाइबिलिटी पे करूंगा। 100 में से 40 रुपए तो लाइबिलिटी पे करने में चले जाएंगे। जो बाकी बचेगा वो ओनर का पैसा होगा, शेयर होल्डर का पैसा होगा। बस जो ओनर के लिए बचेगा वही उनकी इक्विटी है। तो इस वक्त इस कंपनी में जो पैसा ओनर्स का लगा हुआ है वो उनकी इक्विटी है। और इक्विटी किसके बराबर है? हमेशा नेट एसेट्स के बराबर है। टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। ये जो इक्विटी इक्विटी इसके अंदर वक्त के साथ चेंजेस आती रहती है। कभी इक्विटी बढ़ जाती है, कभी इक्विटी गिर जाती है। तो शेयर होल्डर जानना चाहते हैं हमारी इक्विटी क्यों बढ़ रही है, हमारी इक्विटी क्यों गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल टीएसए सरदाबानी का, सिंपल सिंपल दे रहा हूं। टीएसए सरदाबानी का, उन्होंने 100 रुपए का कैपिटल डाला, इक्विटी 100 रुपए। बाद में 50 रुपए घर से और लेकर आ गए। ओपनिंग कैपिटल 100 रुपए, 50 का कैपिटल और डाल दिया, 100 और 50 150 रुपए का कैपिटल हो गया। 10 रुपए की ड्राइंग कर ली, आपकी सभा में ड्राइंग कर ली, इक्विटी क्या हो गई? कम हो गई। प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, घर लेके नहीं गए, फिर टीएसए में लगा दिया, इक्विटी फिर क्या हो गई? फिर बढ़ गई। अब तुम ओनर बन के सोचो, उनकी जगह बन के सोचो, वो क्या बोलेंगे? यार लगाए मैंने 100 रुपए थे,
इस पर वो 180 कैसे हो गए? तो हमने कहा साहब बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उसकी पूरी स्टेटमेंट बनती है कि वो 100 180 कैसे बन गए, चेंजेस इन इक्विटी। समझ आ गई बात? ये जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है, इनका जो इक्विटी सेक्शन होता है, इक्विटी सेक्शन, ये लॉ के मुताबिक बनाना पड़ता है और इस बारे में पाकिस्तान का कंपनी लॉ एग्जिस्ट करता है। कौन एग्जिस्ट करता है? पाकिस्तान का कंपनी लॉ एग्जिस्ट करता है। अब वो एक लंबी चौड़ी कहानियां करता है, लेकिन वो लंबी चौड़ी कहानियां अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो फिर आपको फाइनल अकाउंट 2 बार पढ़ना पड़ जाएगा। वो सारी कहानियां सर जी आपको सर जहन में करवानी है और प्रैक्टिस के साथ करवानी है। मैं उसको वर्बली बता देता हूँ खाली, और जो काम की बात है वो यहाँ लिख भी देता हूँ। कंपनी लॉ कहता है फाइनल अकाउंट जब भी बनाओ, बैलेंस शीट, उसमें सबसे पहले इक्विटी साइड पे दिखाया करो अपना अधराइज कैपिटल। कौन सा कैपिटल? अधराइज कैपिटल। ये क्या होता है? जब कोई कंपनी बनती है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं कि हम कितना कैपिटल लोगों को बेचें, शेयर होल्डर को कितना शेयर बेचें। जितने की उनको परमिशन मिलती है, परमिशन, वो कहलाता है अधराइज कैपिटल। इतना कैपिटल हम लोगों को बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो शेयर बेचती है, हिस्से बेचती है। लाजमी नहीं है आप सारा कैपिटल बेचो। आपने कहा भाई हमें परमिशन मिली है, हम 100 रुपए का शेयर पब्लिक को बेच सकते हैं। हमें फिलहाल 100 रुपए की जरूरत नहीं है, हम उनको अभी फिलहाल 50 रुपए के शेयर बेच रहे हैं। 100 के बेच सकते हैं अथराइज कैपिटल, बेच खाली 50 के रहे हैं, वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। क्या कहलाता है? पेड अप, जिसके पैसे ले लिए, पेड अप कैपिटल। ये आपको सर जैन सिखा देंगे, मैं उसको आसान कर देता हूं। कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी साइड पे सबसे पहले लिखा जाता है शेयर कैपिटल। क्या लिखा जाता है बेटा? शेयर कैपिटल। सही है सर? कैपिटल तो समझ में आता है, कैपिटल शेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस कैपिटल के हिस्से बने हुए होते हैं। 10 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर से होता है ना। कुछ शेयर मैंने खरीद लिए, मैं भी बन गया शेयर होल्डर। कुछ शेयर आपने खरीद लिए, आप भी बन गए शेयर होल्डर, क्योंकि उनका कैपिटल शेयर्स में बटा हुआ होता है, तो कहते हैं शेयर कैपिटल। फिर इसी के नीचे हम लोग एक इंफॉर्मेशन और दिखाते हैं सर, वो क्या? वो होता है शेयर प्रीमियम। कभी तो नाम सुना होगा। शाबाश, किसको पता है क्या होता है? मैं तो बता रहा हूं अभी। जी बेटा, देखिए जब कोई कंपनी बनती है ना, उसके शेयर की कोई ऑफिशियल वैल्यू गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है। आपका एक शेयर कितने का होगा? मैंने कहा सर मेरा एक शेयर 10 रुपए का होगा। ठीक है सर, ये कहलाती है फेस वैल्यू। इसका दूसरा नाम होता है पार वैल्यू। आसान अल्फाज में ये होती है किसी शेयर की ऑफिशियल वैल्यू, कि हमारा एक शेयर 10 रुपए ऑफिशियल वैल्यू वाला है। ठीक है, जब बेचने के लिए गए और मार्केट में खबर फैली, यार एबीसी कंपनी नए शेयर बेच रही है, लोगों को, पब्लिक को, जो चाहे खरीद ले। किसी ने बोला यार ये तो बहुत अच्छी ग्रुप है, इससे पहले भी इन्होंने जो भी कारोबार करा बहुत अच्छा चलाया है, हमें तो उसका शेयर चाहिए चाहिए। लोग आ गए, यार हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। जब हमने डिमांड देखी, क्या बोला, लगता है हमारी बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है, हमने 10 रुपए पार वैल्यू वाला शेयर 12 का पब्लिक को बेच दिया। अब जब तुम 10 वाला शेयर 2 रुपए का ऊपर बेचोगे, 12 रुपए का, तो 2 रुपए ऊपर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं शेयर प्रीमियम। पार वैल्यू से ऊपर शेयर बेचते वक्त जो पैसा भी ऊपर आता है, ऊपर ज्यादा आता है, उसको कहते हैं शेयर प्रीमियम। प्रीमियम समझ, प्रीमियम इजाफी ज्यादा। एग्जाम्पल बताओ समझाने के लिए। मान लो आपको कोई 0 मीटर गाड़ी खरीदनी है अपनी पसंद की। आप गए टोयोटा के शोरूम पे, उन्होंने कहा सर गाड़ी तो ऐसे नहीं मिलती, गाड़ी की बुकिंग होती है। आप 0 मीटर गाड़ी की बुकिंग करवाएं, फिर टोयोटा कंपनी को ऑर्डर देंगे, टोयोटा कंपनी आपकी गाड़ी बनाकर देगी तो आपको दे देंगे। आपने कहा नहीं यार, मुझे तो इसी हफ्ते चाहिए गाड़ी। आपने कहा इस हफ्ते फिर प्रीमियम पे मिलेगी। प्रीमियम पे, मैंने कहा प्रीमियम क्या? अरे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है हमारे पास, किसी और कस्टमर की हैं, हम उनके लिए रोक लेंगे, आप 1 लाख ऊपर दे दें, 2 लाख ऊपर दे दें। अब 50 लाख वाली गाड़ी आप 1 लाख ऊपर दे के ले रहे हो, जो ऊपर पैसे दे रहे हो वो क्या है? प्रीमियम। इसी तरह आप शेयर ऊपर पैसे दे के ले रहे हो, शेयर प्रीमियम। ठीक है सर? कंपनी लॉ कहता है पार वैल्यू से ऊपर जितना पैसा आएगा सबको एक अलग अकाउंट में फेंको।
उस अकाउंट का नाम होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम भी होता है। अरे बात समझ में आपने समझा समाजित? यार ये सारी बातें पीआरसी के फाइनल अकाउंट में क्यों नहीं होती थी? वहां पे कोई शेयर होल्डर होता ही नहीं है, सिंगल मालिक, सोल प्रोप्राइटर। मिस्टर माजिद अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। जब मैं किसी और को शेयर बेचता ही नहीं हूं तो शेयर होल्डर कहां से आ गया मेरा? ठीक है, 10 वाला शेयर अपने आप को 12 का बेचा, 10 आए वो भी मेरे, 2 आए वो भी मेरे। आधारी समझ में आपके? कंपनी लॉ बीच में आया, मिस्टर माजिद ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा तू कौन है भाई? उसने कहा कंपनी लॉ। मैंने कहा मैं कंपनी हुई नहीं। बात समझ में आ रही है आपके? कंपनी लॉ हमारे सीए के सिलेबस में बे इंतहा इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया था पीआरसी में। सीए क्वालिफाई करने के बाद इंशाल्लाह क्या करोगे? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट करोगे, ऐसे ही आता है ना दिमाग के अंदर। उसके लिए कंपनी का कानून तो पढ़ लो पहले। आपके सिलेबस में कंपनी लॉ के 2 पेपर है, पता ही आपको। पहला कंपनी लॉ जो बिजनेस लॉ में मर्ज होने हो गया है, और दूसरा सीए फाइनल में एडवांस कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है सर, पता है वो पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, पता है आपको? सी भी कर दिया उसको। फाइनल के 4-5 पेपर अब कंप्यूटर बेस्ड हो गए। ठीक है सर, उसमें कुछ एमसीक्यूज होते हैं और कुछ को आपको टाइप करना पड़ेगा। आप करते हो फाइनल अकाउंट के चैप्टर को, टाइप करना पड़ेगा आपको। तो बहरहाल चलो, तो कंपनी लॉ कहता है पार वैल्यू से ऊपर, 10 रुपए से ऊपर जितना पैसा भी आए एक अलग अकाउंट में रख दो, शेयर प्रीमियम। इसी के नीचे एक और चीज ले लो, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन। मेरे एग्जांपल में सरप्लस कितना है? 72,000। इतना ही आया था ना भाई? जो हमने एग्जांपल अभी बनाया था बिल्डिंग का, बिल्डिंग की वैल्यू 72,000 से बढ़ गई थी, और आईएएस में लिखा था उसको इक्विटी में ले जाना। कहां ले जाना? इक्विटी में ले जाना। जो है इक्विटी। इसी के नीचे एक और चीज होती है कंपनीज के पास, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। आजकल इसका एक और मॉडर्न नाम सामने आ गया है, इसको अब कहा जाता है अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। इस नाम से लिखो, रिटेन अर्निंग के नाम से लिखो, एक ही चीज है। पहले वर्ड समझना, रिटेन्ड रोक लेना, अर्निंग्स कमाई, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया अपने शेयर होल्डर को बांटा नहीं है, रोका हुआ है, वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। भाई अभी तो ये करते रहे फाइनल अकाउंट के अंदर, ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट फॉर द ईयर, याद है? आप प्रॉफिट को ऐड करते थे, हम भी तो भी कर रहे हैं। कैपिटल लगा हुआ है, कितना प्रॉफिट रोका हुआ है। प्रॉफिट दो होते हैं, एक वो प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर को बांट दिया, वो डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिविडेंड। मुनाफे का हिस्सा ले लो, डिविडेंड बढ़ गया। और कुछ प्रॉफिट रोक लिया, जो रोक लिया वो एक अलग जगह पे जमा करते रहते हैं, उसका नाम क्या रख देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, रोका हुआ प्रॉफिट। इसको दूसरा नाम देते हैं अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जिसको उर्दू मतलब होता है गैर इस्तेमाल शुदा प्रॉफिट। अनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट कहते हैं इस्तेमाल करने को, वो प्रॉफिट जो भी हमने इस्तेमाल नहीं करा। जब आप इन सब का सम करते हो एक टोटल निकलता है, और इन सब को कहा जाता है ये हमारी इक्विटी है। कौन है भाई हमारी ये हमारी इक्विटी है। हम करंट इक्विटी इक्विटी में करंट भी होती है। इक्विटी में, इक्विटी से हमेशा नॉन करंट, लाइबिलिटी है ही नहीं, वो इक्विटी है। लाइबिलिटी नॉन करंट करंट होती है, इक्विटी तो हमेशा नॉन करंट ही होती है। ठीक है, ये थोड़ी कंपनी आज बनाई, कैपिटल लिया कर वापस कर दिया। तो मैं मैडम से क्या कहा था? इक्विटी में ले जाना किसको? सरप्लस को। किसको? सरप्लस को। इस समय लेकर आ गया। तो इस फिगर को आपको बड़े सवालात में पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपसे कहा जाए बैलेंस शीट बना के दिखाओ तो उसको भी इस तरीके से लाके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अभी तक क्या सीखा समाजित? हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका जो सम है वो एक है खाली। वो क्या है?
पहली बार रीवैल्यू करा, जोर इस बात पर है, पहली बार रीवैल्यू करा, और अगर पहली बार में वैल्यू बढ़ गई तो क्या करना है? क्या रिजल्ट निकला? पहली बार रीवैल्यू करेंगे, सबसे पहले एसेट के पुराने एक्यूमुलेट को एलिमिनेट करेंगे। नंबर टू, अगर वैल्यू बढ़ गई, बढ़ने वाली वैल्यू को सरप्लस के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और नंबर थ्री, रीवैल्यू होने के बाद अब जो डेप्रिसिएशन है वो रिवाइज वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। क्लियर हो गया? जहां पर मैंने एंट्रीज रोकी थी उसके बाद भी आपके पास अभी पूरा पेज खाली पड़ा हुआ होगा। ठीक है सर? लाजमी तो नहीं है ना, पहली बार रीवैल्यू करते वैल्यू बढ़ती बढ़ती गिर भी सकती है। हो सकता है दोबारा रीवैल्यू करें, वैल्यू गिर जाती, हो सकता है अभी गिर जाती बाद में बढ़ जाती। तो ये सारा खेल अब खेलना कैसे? अब कुछ देर के लिए बोर्ड पे से लिखना बंद करना, फिर खाली एज्यूम करूंगा और आपको चार रूल समझाने की कोशिश करूंगा। पहले समझ लो, बेइंतहा आसान है। अभी हमने जो बैलेंस शीट लाके रोकी है वो इस शक्ल में रोकी है। अब मैंने उसमें काम की बात निकाल ली। हमारी बनाई हुई बैलेंस शीट के अंदर 2024 के अंदर बिल्डिंग 1,02,000 की बची हुई है डेप्रिशिएट होने के बाद, और उसी बिल्डिंग के नाम पे सरप्लस पड़ा हुआ है 72,000 का। ये सारी बातें थी 2024 के आखिर की, 24 तो गुजर गया, अब 25 आया। हमारी मैनेजमेंट ने बोला है हम इस बिल्डिंग को हर साल रीवैल्यू करेंगे। मैंने कहा आपकी मर्जी है। जब इसको रीवैल्यू करने गए और हर साल रीवैल्यू करने के लिए गए, तो अब हर साल रीवैल्यू कैसे करवाएंगे भाई? अब मैं आया 2025 में, सिर्फ देखते रहना। रीवैल्यू करवाने के लिए दो करना पड़ता है। नंबर वन, एसिड की फेयर। मुझे पता है कि ये बिल्डिंग हर साल डेप्रिशिएट भी होगी, मुझे पता है। फिलहाल डेप्रिसिएशन को बीच में से साइड में करो, तो मेरे लिए कुछ समझाना आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना आसान हो जाएगा फिलहाल कुछ देर के लिए। अब हम इसको 2025 में फिर रीवैल्यू करने गए। रीवैल्यू करवाने के लिए सबसे पहले हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए। मेरे एग्जांपल में इस वक्त ये बिल्डिंग बची हुई है 1,02,000, और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करवाना पड़ेगा फेयर वैल्यू के साथ। एज्यूम कर लिया इस वक्त फेयर वैल्यू आ रही है हमारे पास 50,000। वैल्यू गिर गई, और कितने से गिर गई? 52,000 से गिर गई। ठीक है सर? यकीनन अगर वैल्यू बढ़ी थी, इसकी कोई एंट्री बनी थी। अब अगर वैल्यू गिरेगी, इसकी भी कोई ना कोई एंट्री हमें बनानी पड़ेगी। बेटा जरा 1 मिनट देना मेरा माइक। चलिए दोस्त, वैल्यू गिर गई और 52,000 से वैल्यू गिर गई है। अब अगर वैल्यू गिरी है, इसकी कोई ना कोई एंट्री तो बनेगी। एसिड की वैल्यू गिरानी है, बिल्डिंग क्रेडिट। मैंने बिल्डिंग को 52,000 से क्रेडिट कर दिया। अब यकीनन 52,000 से कुछ डेबिट भी करूंगा। आप निकालिए पेज नंबर 4 हैंडआउट का। रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग की हेडिंग थी, इसके अंदर पेज सेकंड बुलेट पॉइंट में आ जाओ। सेकंड, if an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, that decrease shall be recognized in profit and loss। अगर रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो रही है, उस गिरने वाली वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो।
वैल्यू गिर गई, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? तो नुकसान हो रहा है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। ठीक है सर। जब मैंने ये एंट्री बना ली, आईएएस में लिखा हुआ है, तो आईएएस ने बोला इंतहाई थर्ड क्लास एंट्री है। तो मैंने कहा भाई ये तो लिखा हुआ है आईएएस के अंदर कि हमें किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट गिरानी पड़ जाए, रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में तो गिरने वाली वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना, हमें नुकसान हुआ है, इस नुकसान को यहाँ डाल दें। अरे तुमने गलती ये करी कि तुमने वो पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ा, आगे कुछ और भी लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, however the decrease shall be recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. ठीक है सर। स्टैंडर्ड कह रहा है, बात बताओ, ये कहीं कोई ऐसा एसिड तो नहीं है जो इससे पहले भी रीवैल्यू करवाया गया हो? मैंने कहा बिल्कुल, इससे पहले भी एक बार रीवैल्यू हो चुका है। कहीं ये कोई ऐसा एसिड तो नहीं है जिसके नाम पे पहले से सरप्लस मौजूद हो? मैंने कहा हाँ ये तो वही है, इसके नाम पे सरप्लस पड़ा हुआ है 72 का। कह रहा भाई पहले बताना था ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अब जो वैल्यू गिरेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, वो सरप्लस को कम करेगी। अब जो वैल्यू गिरेगी वो सरप्लस को कम करेगी, और सरप्लस जब आया था वो क्रेडिट हुआ था, वो तुम्हारी इक्विटी को कम करेगी। मैंने कहा समझ में नहीं आई बात। अरे खुद सोचो ना लॉजिकली यार। अगर मैं उसको डायरेक्ट लॉस में डालता हूँ, डायरेक्ट लॉस में, तो देखो मैं शेयर होल्डर को कितनी गलत बात बता रहा हूँ। मान लो शेयर होल्डर आप हो, आपको सब लोग सर मुबारक हो, हमारे पास एक बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 72 से बढ़ी हुई है। आप थोड़ा सा खुश हो गए, मैं इतना भी खुश मत होइए, उस बिल्डिंग की वैल्यू 52 से गिरी हुई भी है। तो आप क्या बोलोगे भाई एक ही वक्त में दोनों बातें कैसे हो गई? अगर वैल्यू बढ़ी हुई है तो सर प्लस, तुम कह लो गिरी हुई भी है, तो फिर बढ़ी हुई तो नहीं है ना, या इतनी तो नहीं बढ़ी हुई जितनी तुम बता रहे हो। ये टेक्निकली हुआ क्या है, पहली बार रीवैल्यू करा एसिड की वैल्यू बढ़ गई, दोबारा रीवैल्यू करा अब वैल्यू गिर गई। ये बेसिकली नुकसान नहीं हुआ है, वो जो पहले बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा देखा गया था, इजाफा तो सरप्लस इंक्रीज देखा गया था, उस इंक्रीज में थोड़ी सी कमी वाकई हो गई, थोड़ी सी कमी, वो इंक्रीज बेसिकली डिक्रीज हो गया। मजाक में समझो, कोई गरीब आदमी अमीर हो गया, गरीब आदमी अमीर हो गया, बेतहाशा अमीर हो गया, अब उसको अमीरी कहा जाएगा ना, अमीर, उसके अंदर अमीरी पैदा हो गई, अमीरी सरप्लस। आज उसे कारोबार में थोड़ा सा नुकसान हो गया, थोड़ा सा। अब ये तो नहीं बोलोगे तू गरीब हो गया, क्या बोलोगे? तुम्हारी अमीरी में थोड़ी सी कमी वाकई हो गई, अमीरी में। समझ आ गई ना? हमें तो ये कहना है यार, एसिड की वैल्यू में अमीरी आ गई थी, सरप्लस आ गया था, अब वैल्यू गिर गई, तो बेसिकली जो इजाफा पहले देखा गया था उस इजाफे में थोड़ी सी कमी वाकई हो गई है, उस इजाफे को कम कर दो। इजाफा सरप्लस में पड़ा हुआ है, हमने सरप्लस को कम कर दिया। जब ये एंट्री मैंने बना ली, इसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग को गिरा दो, और बिल्डिंग को 52 से गिरा दो, गिरा दिया भाई, ये लो। अब बिल्डिंग 50,000 की बच गई, दूसरी तरफ मैंने सरप्लस को भी गिरा दिया 52 से, अब सरप्लस 20,000 का बच गया। एंट्री में क्या लिखा था? बिल्डिंग क्रेडिट, बिल्डिंग कम करो, सरप्लस डेबिट, सरप्लस को भी कम करो। अब बिल्डिंग बची हुई है 50 की, सरप्लस बचा हुआ है 20 का, 50-50 दोनों जगह से कम हो गए। नेक्स्ट ईयर आया 2026, 2026 में मैंने बिल्डिंग को फिर रीवैल्यू करना चाहा। रीवैल्यू करने के लिए मुझे चाहिए था कैरिंग अमाउंट। इस वक्त ये बिल्डिंग में 50,000 पे कैरी कर रहा हूं, ऐसे ही है? ठीक है सर। इस वक्त मैं ये बिल्डिंग 50,000 पे कैरी कर रहा हूँ। जब ये 50,000 पे मैं कैरी कर रहा था, मैंने इसकी फेयर वैल्यू मालूम करवाई। इस वक्त फेयर वैल्यू आई 25,000, वैल्यू फिर गिर गई,
और 25,000 से वैल्यू गिर गई। अब जैसे ही 25 से वैल्यू गिरी, मैंने फिर वही खेल खेला। मैंने कहा भाई बिल्डिंग आप तो क्रेडिट हो जाओ, बिल्डिंग क्रेडिट 25। मैंने कहा सरप्लस भाई आप भी कम हो जाओ, और सरप्लस को मैंने 25,000 से कम कर दिया। जैसे ही मैंने सरप्लस को 25 से कम करा, एंट्री में फिर एक इलॉजिकल गलती कर गया। ठीक है, और से देखो पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर लिखा हुआ है, द डिक्रीज shall be recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the surplus। सरप्लस गिराओ गिराओ बिल्कुल गिराओ, लेकिन इतना गिराओ जितना उसका क्या मौजूद है, क्रेडिट वाला बैलेंस। सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 20,000। जब उस अकाउंट में पड़े भी 20,000 है, तो उस अकाउंट को तुम 25 से कम कैसे कर सकते हो? मतलब ऐसा समझो, एक आदमी को, उसी आदमी को कारोबार में ज्यादा नुकसान हो गया, तो आप पहले क्या बोलोगे? मजाक के अंदर, निकल गई सारी अमीरी, ऐसे ही बोलोगे ना। अगर वो 20,000 रुपए से अमीर हुआ था, तो वो 20,000 की अमीरी निकल गई, अब क्या करूं? अब वो फिर गरीब हो गया। जो गरीब हो गया है वो 5,000 से हुआ है, ये लॉस है तुम्हारा, और इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना। आई मत समझ में? तो आपने एसेट को दोबारा रीवैल्यू करा, वैल्यू गिर गई। जब वैल्यू गिरी, तो पहले आपने उसकी बड़ी हुई वैल्यू को कम करा, और अगर वैल्यू उससे भी नीचे आ गई, तो आपने उसको लॉस में डाल दिया। ये हमारा लॉस है। जब प्रॉपर सवाल करेंगे, इसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट या रीवैल्यूएशन एक्सपेंस डेबिट, इसको नाम दिया जाता है बाकायदा। अब मैंने इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करा, ऊपर लेकर आया, मैंने 25,000 से बिल्डिंग को गिरा दिया। अब बिल्डिंग बच गई 25 की, जो आज की फेयर वैल्यू है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी 25,000 20,000 से गिराया, क्योंकि सरप्लस ज्यादा से ज्यादा 20,000 का मौजूद है। अब सरप्लस खत्म हो गया, अब इस एसेट के नाम पे कोई सरप्लस मौजूद नहीं है। समझ आ गई बात? आखिरी रूल, नेक्स्ट ईयर आया 2027, फिर रीवैल्यू करवाने गया। अब जब फिर रीवैल्यू करवाने गया, कैरिंग अमाउंट आखिरी बार रीवैल्यू करके कितने पे ले गया था? 25 पे। 25 पे बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। अब मैंने फेयर वैल्यू मालूम करवाई, अच्छी खबर आई, फेयर वैल्यू आई 32। 60,000 रुपए से वैल्यू बढ़ गई। खबर खुशी की है। अब इसको रिकॉर्ड करवाना है। जब 60,000 को रिकॉर्ड करवाने गया, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 रुपए से बढ़ा दो, और क्या करो? ठीक है, अब समझना बात को। अब वैल्यू बढ़ गई, इसका मैं क्या करूं? मैंने कहा सही, तो मुझे आता है, वैल्यू बढ़ती है तो सरप्लस में जाता है। मैंने कहा इसको मैं सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन में ले जाता हूं, पूरे 7,000। IE 16 कहता है। फिर एकदम थर्ड क्लास एंट्री बना दी। मैंने कहा क्यों? अभी तुमने सीखा था वैल्यू बढ़ जाए तो सरप्लस में डालो। वो आधी बात थी ना, आधी बात सुन के तुम फौरन काम कर देते हो। हमने गलती ये करी, पहले बुलेट पॉइंट को भी पूरा नहीं पढ़ा। अब पहले बुलेट पॉइंट में आ जाओ। If an asset carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase shall be recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of surplus। जहां तो तुमने पढ़ लिया था, आगे लिखा है however the increase shall be recognized in profit and loss to the extent that it reverses the revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit and loss। मेरा भाई, ये कहीं कोई ऐसा एसेट तो नहीं है जो इससे पहले भी रीवैल्यू किया गया हो? मैंने कहा एक बार नहीं कई बार। कहीं कोई ऐसा एसेट तो नहीं है जिसके नाम पे पहले से कोई प्रीवियसली लॉस पड़ा हुआ हो? मैंने कहा बिल्कुल पड़ा हुआ है। कितना लॉस पड़ा हुआ है? 5,000 का लॉस। मैंने पहले वही बोलना चाहिए था ना यार, पहले पुराना लॉस रिवर्स होगा। क्या रिवर्स होगा? पुराना लॉस रिवर्स होगा। पुराना लॉस जिस साल भी रिवर्स होता है, उस साल की इनकम बनती है। हम कहते नहीं थे बेड डेड रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिल गया, अब उसे अदर इनकम में ले जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते थे। जब पुराना पैसा रिकवर होगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करें 5,000 से, पुराना लॉस रिवर्स करें। पहले कर दिया सर,
लेकिन वैल्यू तो इससे भी ऊपर निकल गई। अब जो इससे ऊपर है वो सरप्लस है बेसिकली। बात फिर करता हूं, उसी गरीब आदमी को कारोबार में फिर फायदा हो गया, इतना फायदा हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, निकल गई सारी गरीबी, अल्लाह का शुक्र है खत्म हो गई सारी गरीबी। पहले उसकी गरीबी खत्म करवाई, इनकम, और उस गरीबी से जो ऊपर आ गया वो उसकी अमीरी है, और उस अमीरी को हमने सरप्लस के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। जब इसको लेके जाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर, अब बिल्डिंग की वैल्यू 7,000 से बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा 32,000, और सरप्लस में कितने डाल दूंगा, सरप्लस में कितने, 2,000। ये है बेटा वो 4 रूल जो आपने समझ लेते हैं। समअप करता हूं, 2 बार बोलूंगा खुद ही याद हो जाएंगे, लेकिन अल्फाजों पे गौर करना। पहली बार रीवैल्यू करा, जोर पहली बार पर है, पहली बार वैल्यू, पहली बार में वैल्यू बढ़ जाए सरप्लस में डाल दो। पहली बार रीवैल्यू करा, पहली बार में वैल्यू गिर जाए, लॉस में डाल दो। पहली बार रीवैल्यू करा, वैल्यू बढ़ गई, सरप्लस में डाल दो। पहली बार रीवैल्यू करा, पहली बार में गिर जाए, लॉस में डाल दो, क्योंकि सरप्लस तो ही नहीं। पहली बार रीवैल्यू करा, वैल्यू बढ़ गई, सरप्लस में डाल दो, अब गिर गई, पहले पुराना सरप्लस कम करना, उससे भी नीचे आ जाए तो लॉस डालना। पहली बार रीवैल्यू करा, पहली बार में गिर गई, मैं डाल दो लॉस के अंदर, अब बढ़ गई, अब बढ़ गई, पहले पुराने लॉस को रिवर्स करना, उससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो सरप्लस में डाल देना। ठीक है, अब बोलता हूँ जल्दी जल्दी। पहली बार रीवैल्यू करा, पहली बार में वैल्यू गिर जाए, लॉस में डाल दो। पहली बार में बढ़ जाए, सरप्लस में डाल दो। बढ़ के गिर जाए, सम कर रहा हूं, बढ़ के गिर जाए, पहले पुराना सरप्लस कम होगा, उससे ज्यादा लॉस में जाएगा। गिर कर बढ़ जाए, गिर कर बढ़ जाए तो गिरी वैल्यू लॉस में गई थी, पहले पुराना लॉस रिवर्स होगा, उससे भी ऊपर चली जाए तो सरप्लस बनेगा। ये वो 4 बातें हैं बस। ये हमारे अब 2 बुलेट पॉइंट पूरे हो गए। मैंने कहा था हर बुलेट पॉइंट में 2-2 रूल हैं, 4 हो गए। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो बेटा। अब इसके 2 रूल और बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कराने के बाद फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस पे लेकर आता हूँ।